हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द सिविल पॉइंट और मैं हूं गोपाल शर्मा, आपका एजुकेटर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने दो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का नाम लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले, 1 से 2 दिन ही हुए हैं, आप लोगों की नगर पालिका निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आए हुए। तो अगर आप इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, अगर आप इस जॉब को क्रैक करना चाहते हो, तो द सिविल पॉइंट एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है। नाउ आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि सर क्रैश कोर्स क्यों? तो चलिए आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अभी आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, यानी कि जो फॉर्म जब से अवेलेबल होगा, वो है आप लोग का 29/10/2025, यानी कि इसी महीने अक्टूबर के महीने के अंत में, यानी अंत के करीब बेसिकली बोलूंगा, आप लोगों को 29 तारीख से इसका फॉर्म मिलना जो है वो चालू हो जाएगा, है ना। तो ये है। और जो लास्ट डेट दिखाई गई है वो है 12/11, यानी कि 12 नवंबर को इसका डेट रखा गया है ना। तो इन डेट्स पर आप लोगों का जो पूरा का पूरा एग्जाम है, करेक्ट, यस, इसका फॉर्म आप लोगों को अवेलेबल रहेगा यहां से यहां तक। तो ज्यादा समय भी एकदम बड़ा विंडो नहीं है, 1.5-2 महीने का विंडो नहीं है ना। और जो फॉर्म की फीस अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिकली ज्यादा नहीं है। और आप लोगों का एग्जाम का डेट भी काफी क्लियरली मेंशन्ड है। और यहां पर आप देखेंगे टेंटेटिव डेट यहां पर नहीं मेंशन है। मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कि ये जो फॉर्म की जो तिथियां हैं, जो डेट्स हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। ऐसा कुछ भी यहां पर मेंशन्ड आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दी गई हैं। एक बार बता देंगे कमेंट करके डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को चीजें क्लियर है या नहीं है ना। यस, यहां तक बात समझ में आ गई। यस, सभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डेट्स के बारे में हम लोगों ने कभी डिस्कस किया। तो 29 अक्टूबर से, यानी कि दिवाली के कुछ ही दिन बाद, आप लोगों का ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे। आज की क्लास में आप लोग का मैं ओरिएंटेशन सेशन भी लूंगा बेसिकली आज के इस वीडियो सेशन के थ्रू में। ठीक है। तो एक फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कैसे कवर करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं समय काफी कम है, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। ठीक है। आप लोग बेटा एक बार जितने लोग भी लाइव हैं, है ना, फटाफट पहले कमेंट कर देंगे कि कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं आप लोग को फील नहीं हो रहा है। ठीक है। बिकॉज बीच में भी शायद कुछ इशू हुआ था, तो मैंने अभी चेक भी किया है। एक बार आप लोग बता देंगे कि कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। सभी लोग ऐसा विक्ट्री का सिंबल बना देंगे या थम्स अप कर देंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट सभी लोग। गुड इवनिंग विभोर, है ना। चलो, तो बेटा ये आप लोगों की डेट्स हैं। तो आप लोग देखेंगे तो ज्यादा समय नहीं है एग्जाम को, अगर आप देखें तो बहुत कम समय बचा है। 1.5 महीने के आसपास का मैं समय बोलूंगा कि बचा हुआ है। हो सकता है कि अगर चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई तो डेट थोड़ी सी आगे हो जाए, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो बहुत ही छोटा विंडो है। हो सकता है कि इसमें आपको मतलब 5% 10% चांस है बोलूंगा कि आपका 10 ये जो डेट है शायद आगे सरक जाए, शायद बहुत कम चांस है। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि डेट सरक सकती है। आपको ये मान के चलना है कि 13 दिसंबर को ही आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है। अब इसमें इतने कम समय में आप लोग जो सिलेबस यहां देखेंगे उसको कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है।
तो परीक्षा में आप लोगों को पूरा जो है ना, आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जो वगैरह है, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ये सब चीजें इसमें पूछे जाएंगी। उसके बाद जो आप लोगों के पास टेक्निकल पार्ट है ना, जिसमें सिविल का है या इलेक्ट्रिकल का भी है और ये मैकेनिकल का भी। मैकेनिकल की पोस्ट खैर ज्यादा नहीं, 2 पोस्ट टोटल देखने को मिल रही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अलग अलग जगह पर आप देखोगे, अलग अलग स्टेट पर ज्यादा, सॉरी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा में देखेंगे, रीवा, रतलाम, ग्वालियर, तो यहाँ पर विभाग आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी विभाग में यहाँ पर वैकेंसियां हैं, ये पूरा इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से डिटेल में मिल जाएगा। तो आप लोगों को पोस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट वार, जिला वार, या पूरा आप लोगों को दिया गया कि कौन सी विभाग में है, ठीक है, और सारा चीजें यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान की बात किया जाए यहाँ पर तो 56,100 से 1,77,500 रुपए का लेवल 12 ये आप लोगों को जो है पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। और शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में इनके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की गई ही है। अब सिलेबस अगर आप देखते हैं, जो 2 है आपके पास, खंड अ और खंड बा, इस 2 खंडों में बटा हुआ है। इस खंड अ में बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट आपका है ना, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये सबका है। और संबंधित विषय यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है तो इसका भी 100 नंबर का वेटेज है, और जो आपका टेक्निकल पार्ट है उसका भी 100 नंबर का वेटेज है। तो दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है इसको, ठीक है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। अब देखेंगे जो विद्यार्थी काफी समय से प्रिपरेशन करें, कम से कम मैं बोलूंगा मिनिमम 1.5 ईयर या 1 ईयर से कम भीड़ करके एकदम मतलब सुसज्जित होकर के वो तैयारी कर रहे थे जो लोग, उनके लिए ये वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ये आप लोग का थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है, जो यहाँ पर टाई ब्रेकर होता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी है ना इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होते हैं, नॉन टेक्निकल जॉब्स की भी तैयारी कर रहे होते हैं, फिर जैसे दिखता है उनको क्या टेक्निकल जॉब्स भी आ रही हैं तो उनका थोड़ा सा मन बदल जाता है, थोड़ा सा मन उनका ऐसा लगता है कि चलो यार इंजीनियरिंग वाले हैं, इंजीनियरिंग का जॉब भी एक बार निकाल करके ट्राई करके देखते हैं, तो वो इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं, ठीक है। कभी नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए फाइट करते हैं, कभी टेक्निकल जॉब्स के लिए फाइट करते हैं। तो उनका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट तो अच्छा हो सकता है, टेक्निकल वाला वीक होगा। और जो टेक्निकल जॉब के लिए बस कर रहा था, जो जिसका ज्यादा फोकस नहीं था, उसका टेक्निकल अच्छा होगा, नॉन टेक्निकल वीक होगा। लेकिन वो विद्यार्थी जो बहुत अच्छे से प्लान करता है, जो बहुत अच्छे से चीजों को बैलेंस करता है, उसके लिए इस तरह के एग्जाम जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप लोग को जो 200 मार्क्स दिख रहा है, ये 200 मार्क्स में आपको टेक्निकल के लिए भी फाइट करना है और नॉन टेक्निकल के लिए भी फाइट करना है। मैं आप लोग के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ डील करता हूं, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। और समय आप देख सकते हो यार, 1.5 महीने के आसपास का आप लोगों के पास समय है, ठीक है। तो इतने कम समय अंतराल में आपको क्या करना होगा, कैसे आप चीजें हैंडल करोगे, ये एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को घबराने की पहली तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि घबराना नहीं है, प्लान करना है, ठीक है। क्या करना है भाई? प्लान करना है। जिसका प्लान सही होगा, ठीक है, जिसका प्लान सही होगा, जो बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करेगा, उसका पक्का है सिलेक्शन, है ना। अब यहां पर जो 1.5 महीने का समय है, पहले तो आपको इसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है, और नंबर 2 आपको हैंडल करना है सबसे अच्छे से जो वो एग्जाम के कुछ घंटे, 2 से 3 घंटे जो आपके एग्जाम चलेगा, उस ड्यूरेशन को, उस 3 घंटे के समय को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। अब यहां पर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आपके टीचर्स आपका मदद करने वाले हैं, तो समझिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे मैं बात करूं, अभी आप देख रहे होंगे यूट्यूब में मेरे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक आध उसका एमसीक्यू भी लिया हुआ है ना, और भी कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने वहां पर डील किए हुए हैं उस टॉपिक के। अब समझेंगे इस बात को। तो ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, यूट्यूब पर आप देखेंगे, मिल जाएगा आप लोगों को। सो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ फुल कोर्स, फुल फ्लैजेड कोर्स है, काफी इन डेप्थ हम उसमें पढ़ रहे हैं, है ना। वो एमपी पीएससी एई के लिए है ना। तो ये वाला जो है 2025 का जो वैकेंसी आया था, इसका भी हम लोग का बैच चल रहा है।
तो फ्लूइड मैकेनिक्स में उसमें डील कर रहा हूँ, और फ्लूइड मशीनरी यानी कि हाइड्रोलिक मशीनरी, और उसमें ओसीएफ यानी कि पूरा जो फ्लूइड एंड फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट है वो पूरा मैं वहां पर आप लोग के लिए डील कर रहा हूँ। वो काफी डिटेल में जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली समय भी वहां पर पर्याप्त है ना। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप समय थोड़ा खासा कम है। इससे दो चीज होंगी, एक तो पेपर का लेवल जो है बहुत मॉडरेट रहता है। पेपर का लेवल आप एकदम सुपर डिफिकल्ट पेपर यहाँ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बहुत ही सधा हुआ एक सामान्य पेपर आएगा। जिसका नॉलेज का लेवल, प्रिपरेशन का लेवल सही है, उसका डेफिनेटली वो पेपर बन जाएगा। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। हो सकता है परेशान करने के लिए एक दो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले जाए, जो कि या तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांगे या तो बहुत कम। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जो क्वेश्चन मांगेगा आपको उसको छोड़ देना, उसको लगाना नहीं है। जो मिनिमल कैलकुलेशंस पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है न्यूमेरिकल अगर आ गया तो उसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। क्या बात आपको समझ में आ रही है ना। सभी लोग बोल देंगे बातें समझ में आ रही डियर आप लोगों को। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है ना। तो भाई अभी का जो हम लोगों का कोर्स होने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स है हमारा। इसमें हम लोगों का एचएम यानी कि हाइड्रोलिक मशीनरी और ओसीएफ, तो इसमें हम लोग सरसरी में इसको एक फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, है ना। फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, और इसका ट्रेलर आज मिलने वाला है। आज ही मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा। तो जो जो लोग सेशन ज्वाइन करते जा रहे हैं कहीं भी जाइएगा मत, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। एक फास्ट ट्रैक पढ़ाई कैसे होती है वो भी आज आप देखेंगे, ठीक है। लगभग 13 साल 14 साल मुझे हो चुका है पढ़ाते हुए, और ये पूरा जो अनुभव है डिफरेंट एग्जाम्स का, गेट एग्जाम्स हो गए, एजेई के एग्जाम्स हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओएनजीसी, पीएसयूज, अलग अलग एग्जाम्स जो है उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स को तैयार किया है। आपको भी हम तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। तो ये चीज आप जान करके देखिए, इस चीज का विश्वास करिए कि आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटेंट आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्लासरूम में जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कराऊंगा, वो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा दाएं बाएं जाने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जो पॉइंट वाइज चीजें हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, उन्हीं पे जाना है। ज्यादा उसमें आपको सर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ज्यादा डिटेल में यहां पर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1.5 महीने का समय है। हर एक सब्जेक्ट आपको कवर करना है। क्या करना है? कवरेज। तो यहां पर मार्क्स किसके आएंगे? पहला जो क्रैश कोर्स फॉलो करेगा, जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा, उसको एक तो बहुत एडवांटेज मिलेगा। दूसरा क्या है बेटा, जो यहां पर कवरेज ज्यादा करेगा। कवरेज मतलब ऑल सब्जेक्ट कवर करना है, एक दो सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना है, ऑल सब्जेक्ट उसको कवर करना है। अब ऑल सब्जेक्ट के लिए कवर करना है तो बात सही है, 1.5 महीना है, ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए आप पूरा पूरा एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ सकते। क्रैश कोर्स के फॉर्म में, फास्ट ट्रैक फॉर्म में पढ़ना है। तो क्रैश कोर्स का ऑल सब्जेक्ट का कवरेज। दूसरा क्या चीज है? लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू लगाओगे, जितना ज्यादा एमसीक्यू आप लगाओगे, देखो क्लास में टीचर तो लगाएगा ही, क्लास में टीचर आपको क्वेश्चन लगवाएगा ही, मैं लगवाऊंगा, हमारी टीम के टीचर्स भी लगवाएंगे। लेकिन साथ में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सोर्स है, एमसीक्यू वाली कोई बुक है, उसको लो और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाते रहो, बार बार लगातार रोज, ठीक है। जो इसको फॉलो करेगा उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है भाई, ठीक है, उसको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। नमस्ते नमस्ते, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्रैश कोर्स। सभी रेडी हैं क्या? सभी रेडी हैं क्या? एक बार बता देंगे कमेंट करके। यस, सभी रेडी हैं? एक बार बता देंगे दैट एवरीबॉडी इज रेडी। यस सर लिख के कमेंट कर देंगे फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे, है ना। बता देंगे भाई कि यस सर हम लोग रेडी हैं, है ना। यस, सो वी गाइस आर रेडी सर करके एक बार आप कमेंट कर देंगे। यस, चलिए बढ़िया है, बढ़िया जोरदार, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही धमाकेदार तरीके से, है ना।
चलिए धमाके के साथ स्टार्ट करते हैं अपने क्रैश कोर्स को, ठीक है। चलिए भाई, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है वो सब जानने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में हैं, ठीक है। तो फ्लूइड क्या होता है, सिंपल आप याद रखिएगा, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, है ना, अ सब्सटेंस दैट में डिफॉर्म, अंडर एक्शन, okay, of a very small shear force, ठीक है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत छोटे शेयर फोर्स के अंदर भी डिफॉर्म होना चालू हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड। सभी लोग बेटा, एक गुजारिश है आप सभी लोगों से, टीचर हूं वैसे तो आदेश दे सकता हूं, बट आपसे गुजारिश करूंगा कि एक कॉपी बना लो, बस 50 रुपए खर्च करो, एक कॉपी बना लो, 3 कलर का पेन ले लो, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। बस ये गुजारिश है आप लोगों से, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है इसलिए बोल रहा हूं, है ना। तो आप लोग एक कॉपी खरीद लो, 50 रुपए का खर्चा कर लो यार अपने ऊपर, और बढ़िया हम लोग फिर क्या करेंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, नोट्स बनाएंगे बढ़िया, चलो ठीक है। तो भैया एक सब्सटेंस जो कि है एक शेयर फोर्स के अंदर डिफॉर्म होता है। शेयर फोर्स के अंदर मतलब क्या होता है, शेयर फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जो कि किसी भी सरफेस के पैरेलल लगता है ना, किसी भी सरफेस के। तो जैसे आपके पास ये लिक्विड यहां पर दिख रहा है, ये लिक्विड आपके पास दिख रहा है, ठीक है, ये तो लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है। गैस भी क्या होता है, फ्लूइड होता है ना। लिक्विड भी क्या होता है, फ्लूइड होता है, और गैस भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। जब भी आप फ्लूइड की बात करते हो तो आप लिक्विड भी फ्लूइड बोलते हो, और जो गैस भी होता है उसको भी फ्लूइड बोलते हो। लिक्विड और गैस में एज अ फ्लूइड क्या डिफरेंस है, इसमें इट हैज सरफेस, इट हैज सरफेस, लेकिन इसमें नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ सरफेस, ठीक है, याद रहेगा, हैव अ सरफेस। तो इसमें सरफेस नहीं होता, किसमें नहीं होता, गैस में नहीं होता, लेकिन लिक्विड में सरफेस होता है ना। गैस में सरफेस नहीं होता, लिक्विड में सरफेस होता है। तो ये रहा लिक्विड आपके पास। तो मेजरली हम लोग जो एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, इसलिए आप जितना भी बुक देखोगे मैक्सिमम में लिक्विड्स को दिखा जाता है, क्योंकि लिक्विड को पिक्चर में बनाया जा सकता है, बिकॉज दे हैव सरफेस। सरफेस के पैरेलल कभी भी जब फोर्स लगता है उसको मैं क्या कहता हूं, शियर फोर्स कहता हूं, है ना, शियर फोर्स, शियर फोर्स कहता हूं। तो शेयर फेस के पहले जब लगा शेयर फोर्स, तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट लगातार आगे बढ़ता जाएगा, डिफॉर्म होते जाएगा, लगातार आगे मूव करता जाएगा। सो अ सब्सटेंस दैट में डिफॉर्म, है ना, अंडर एक्शन ऑफ अ वेरी स्मॉल शेयर फोर्स, है ना, इट गिव्स कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, है ना। इट गिव्स कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, मतलब फोर्स लगाने पर यह लगातार डिफॉर्म होता है। इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को ही हम फ्लो कहते हैं। सो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज फ्लो। तो थोड़ा सा भी अगर आप फोर्स लगाते हो, तो ये थोड़ा सा फोर्स लगाने पर भी ये लगातार फ्लो होता रहता है। समझ आ गया सभी को? चलिए चलिए चलिए, तो फ्लूइड समझ आ गया। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच विल डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर एक्शन ऑफ अ वेरी स्मॉल शियर फोर्स, ठीक है। तो अब जब आप शेयर फोर्स लगाते हो, तो शेयर फोर्स लग रहा होता है किसी एरिया पे, ठीक है, शेयर फोर्स लग रहा होता है किसी एरिया पे, तो इसके कारण शेयर स्ट्रेस भी डेवलप होता है ना। खैर उस पे हम बाद में आएंगे। तो फ्लूइड का डेफिनेशन क्लियर हो गया। और अगर मैं एक लेमैन डेफिनेशन या स्कूल लेवल की डेफिनेशन बोलूं, तो बोलूंगा कि एनी सब्सटेंस, है ना, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, है ना। ऐसा चीज जो फ्लो हो सकता है उसी को मैं फ्लूइड कहता हूं, ठीक है, उसी को मैं फ्लूइड कहता हूं। आगे आ जाते हैं, एक फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, इसको रो से सिंबल से देते हैं, शो करते हैं, और इसको सिंपली हम सिर्फ डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, मास डेंसिटी, और सिंपली आप इसको डेंसिटी ऐसा आप कह सकते हो, मास डेंसिटी और डेंसिटी, बस भी ऐसा इसको आप कह सकते हो। तो ये क्या बताता है, बेसिकली ये होता है डेंसिटी, मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है
मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। सपोज आप 1 सेंटीमीटर क्यूब आप स्पेस लेते हो तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, मास मतलब क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। सेम आप चाहो तो उसको 1 मीटर क्यूब भी कर सकते हो, सेम अगर आप चाहो तो उसको 1 लीटर भी बोल सकते हो। तो गिवन वॉल्यूम में m मास है, तो लेट से आपके पास v वॉल्यूम में m मास है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में 1v यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, m बाई वी होगा। बात समझ में आ गया। अगर v वॉल्यूम लाने पर आपको m मास मिलता है ना। जैसे सपोज आप एक इतना बड़ा ग्लास भर के ले आए पानी का, उसमें आप लोगों को इतना केजी पानी मिला, तो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना है। अगर समझ गए 1 लीटर में आपको 1 केजी मिल गया, तो आपको फिर वन समझ गए, तो आपको उसमें कितना मिलेगा, यूनिट के लिए कितना मिलेगा, तो 1 लीटर के लिए कितना मिल गया, 1 केजी। या आप उसको डेंसिटी निकाल दिया आप लोगों ने। 1 लीटर आपने ग्लास रखा, उसमें कितना पानी आया, 1 केजी, दैट इज 1 केजी पर लीटर। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वॉल्यूम के हिसाब से आप अपने मास को डिफाइन कर रहे हो कि गिवन स्पेस में कितना मास है, गिवन स्पेस में कितना सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी समझ आ जाना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब इसकी देखेंगे यूनिट क्या होती है, तो भैया मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी का यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका ऐसा यूनिट है ना, दिस इज एसआई यूनिट। ओके, दिस इज द एसआई यूनिट। अब ध्यान देना, हमारे पास बेटा जब हम लोग क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाता है आपके पास, जिसमें आ जाता है मास, लेंथ, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है, ये सब जो है हम लोग पास फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग मेजरली अपने सिविल मैकेनिकल में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इन्हीं 3-4 चीजों का बस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे मास, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में मैं फॉर्मूला लिखता हूं, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, हिंदी में बोलूं तो विमीय सूत्र। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आप लिख सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आएगा, क्या होगा कमेंट करके बता सकते हैं क्या। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एम एल माइनस वन टी जीरो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे एम एल माइनस वन टी जीरो। तो ये था एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। इसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज द वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी को गामा से शो करते हैं। ये हो जाता है बेसिकली आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, इसको मैं बोलता हूं वेट डेंसिटी। वेट का यूनिट होता है न्यूटन और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट आ जाता है हमारे वेट का, गामा का, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब याद रखना जो न्यूटन है, एन फॉर न्यूटन, न्यूटन जो है बेसिकली वो किसका यूनिट है, याद रखना फोर्स का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। ठीक है, और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स का डायमेंशन, यानी कि न्यूटन का जहां भी न्यूटन दिखेगा आप न्यूटन की जगह क्या रख सकते हो, एम एल टी माइनस टू रख सकते हो डायमेंशनल फॉर्म में, विमीय सूत्र। ठीक है, बल का, फोर्स का। ठीक है, यस। बेटा ये सीरीज जो आपको पहले ही बता दूं, सीरीज कंटिन्यू रहती है। आप लोग को लगता है ये यूट्यूब पे होगा, इट इज नॉट दी यूट्यूब, है ना, दिस इज नॉट अ यूट्यूब सेशन ओनली, ये एक पेड बैच का पार्ट है। अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा का पूरा सिलेबस जो अगर आपको कवर करना है, तो वो आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट्स का आपके ऐप पे हो रहा है। आप क्लास में एक बार बने रहिए, पहले आप पहले क्लास को एंजॉय कीजिए, उसके बाद में मैं आप सभी के बैच से रिलेटेड जो भी आप सभी के प्रश्न है वो लूंगा। अभी पढ़ाई एंजॉय करेंगे अपन, ठीक है, पहले पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे और उसके बाद हम लोग बैच सीरीज क्या होगा, कब होगा, कितने दिन में खत्म होगा, वो सब वापस से। अभी पढ़ाई के फ्लो में आ चुके हैं अपन, तो अभी पढ़ाई की बातें करते हैं। ठीक है क्या, एग्री क्या सभी, यस। चलिए चलिए, ओके। सो डायमेंशनल फॉर्मूला,
इसका होता है ml_t-2 किसका, फोर्स का। तो जब भी आप लोगों को न्यूटन दिखेगा तो आपको डायमेंशनल फॉर्म में हमेशा क्या देखना है, ml_t-2। इसको याद रखना, कुछ ही देर बाद आपको इसका जो यूज है वो फटाक से दिख जाएगा आपकी आंखों के सामने, है ना। इसको याद रखना, जहां भी आपको न्यूटन दिखेगा, कहां दिखेगा न्यूटन, जहां भी आपको यूनिट्स में न्यूटन दिखेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला में वहां पर आपको क्या पुट करना है, ml_t-2 पुट करना है। बहुत काम की चीज है, याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डीएफ लिख रहा हूं, डीएफ मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml_t-2, ml_t-2, और वॉल्यूम का क्या होता है, L3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml2, यहां से कटेगा, स्क्वायर बचेगा, ml है ना, ml-2, और ये हो जाएगा t-2। देख लो सही है। जो आपका वेट डेंसिटी है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ml-2 t-2, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है तीसरा आपके पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या कहते हैं हम आरडी, है ना। आरडी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सेकंड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड फ्लूइड, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो जब मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये है RD12, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लिक्विड, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा 2 1 निकाल सकते हो, तो जाएगा ρ2 बाई ρ1, तो जाएगा डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट लिक्विड। इस तरह से भी आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू फ्लूइड्स, दो अलग अलग फ्लूइड्स के डेंसिटी का रेशियो होता है ना। अब अगर आप ध्यान देंगे बेटा, तो ये भी आपका डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है। और कभी भी याद रखना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज आ जाए तो ये एक डायमेंशन लेस टर्म बनता है, विमाहीन राशि। क्या बोलते हैं, बोला विमाहीन राशि, डायमेंशन लेस टर्म, ठीक है। इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L0 T0, सब में 0 0 आता है, कोई डायमेंशन फॉर्म नहीं है, इसका डायमेंशन लेस हो जाता है। क्यों याद रखना जरूरी है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डायमेंशन लेस टर्म, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसमें मेंशन कर देगा कि डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस नहीं है। तो कौन सा टर्म डायमेंशन वाला है, कौन सा टर्म डायमेंशन लेस है, ये आपको पता रहना चाहिए। खासकर उसको याद रखना है जो डायमेंशन लेस होता है, जितने भी डायमेंशन लेस वाले टर्म है उसको आपको पहचानना आना चाहिए। एग्जाम में ज्यादा समय होता नहीं है, तो फटाक से आप मुझे अगर याद रखेंगे तो हमको क्लिक करेगा, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, ये सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो, देखो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ये डायमेंशन लेस है, दिस इज डायमेंशन लेस। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेन होता है, ठीक है, एंगल होता है, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं डेंसिटी ऑफ टू फ्लूइड्स, इसमें दोनों में से कोई भी फ्लूइड हो सकता है, कोई भी फ्लूइड, ρ1 कुछ भी हो सकता है, ρ2 कुछ भी हो सकता है। तो यहां कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। आप जो भी दो लिक्विड पकड़ो रैंडमली, एक का डेंसिटी ρ1 एक का डेंसिटी ρ2, दोनों को कंपेयर करो, तो ये होता है आपका आरडी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म इससे और, है ना। तो फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस कैपिटल जी ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या बोला, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, किसी भी का। तो जैसे मान लीजिए आप फ्लूइड ले रहे हो, तो फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, फ्लूइड गैस भी हो सकता है। तो अगर फ्लूइड जो है वो लिक्विड होगा, तो लिक्विड के लिए जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सो याद रखना, फॉर लिक्विड्स वाटर इज स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि यहां पर फिर वाटर की डेंसिटी आ जाएगी। और वाटर कौन सा, वाटर एट
4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे? ये हो जाती है 1000 kg/m³। ठीक है, ये आप लोगों के पास होता है, याद रहेगा। सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर लिक्विड। वैसे ही आप लोग बात करोगे फॉर गैसेस, है ना, फॉर गैसेस की बात करोगे तो जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है इज एयर, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास स्टैंडर्ड फ्लूइड है फॉर गैसेस। इसकी डेंसिटी 1.28 से 1.32 के आसपास वेरी कर जाती है ना, kg/m³। ठीक है, ये सो दिस इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर गैसेस, दिस इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर लिक्विड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक लिक्विड है 13.8 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये याद रखना, ये मरकरी का होता है ना, मरकरी, Hg मतलब मरकरी का होता है ये। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा, आप इसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, आपको Sg 13.8 दिया हुआ है, तो 13.8 आ गया इधर Sg का वैल्यू, और इधर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कौन है भाई? Hg है, तो रो Hg। आपको Hg की, मरकरी की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मरकरी के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी हम लोग लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड 1000। ठीक है, तो 1000 इंटू ये करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आ जाएगा 13800। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास मरकरी का डेंसिटी निकल गया यूजिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या ये टेक्निक सबको समझ आ गई क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला बोल रहे हो डेंसिटी का, गलत कहां है बताओ बेटा एक बार, कहां बोल रहे भाई? करेक्शन, करेक्शन, क्या बोल रहे हो? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये, अच्छा ये बोल रहे हो क्या? ml-3 लिखना था ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये -3 होगा, फ्लो फ्लो में यहां पर आ गया था, ये -3 होगा, ml-3 T0। ठीक है, ठीक है, यस, ओके, हाँ, ml-3, हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया, इसको नोट कर लेंगे सभी, है ना, ml-3 T0 था। ठीक है, चलो बाकी सब इसमें सब सी है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशनलेस है, अगेन ये कैसा है? डायमेंशनलेस है। अगेन ये कैसा है? डायमेंशनलेस टर्म है, ठीक बात है, ये भी डायमेंशनलेस टर्म में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, फिफ्थ टर्म देखते हैं बेटा, ये होता है एडहेशन एंड कोहेशन। एडहेशन एंड कोहेशन, तो एडहेशन क्या है? एडहेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसके कारण फ्लूइड के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो हमारे पास जो एडहेशन प्रॉपर्टी है, एडहेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? एडहेशन का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड विल गेट अट्रैक्टेड टू द सॉलिड सरफेस, या दी फॉरेन पार्टिकल्स बेसिकली बोलूंगा, है ना। तो एडहेशन जो है, एडहेशन इज अट्रैक्शन, ओके, और यू कैन से adhesion is property of being attracted to, okay, dissimilar material। जैसे कि यहां पर ये सॉलिड है और यहां पर ये क्या है? लिक्विड के पार्टिकल है, दीज आर लिक्विड पार्टिकल, है ना। तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल इसके तरफ अट्रैक्ट होके इससे चिपकना चाह रहे हैं, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एडहेशन। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है ना, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, कहां गया भाई ये? जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, ओके, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है
यानी कि खुद के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण जो फोर्स सेटअप होता है फ्लूइड में, इसको कहते हैं कोहेशन। तो कोहेशन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोहेशन। ठीक है, तो जो जैसे मान लीजिए एक बकेट पकड़ लीजिए आप, ऐसा एक बकेट है ना, या इसमें एक टब है, मान लीजिए टब के अंदर ऐसा फ्लूइड है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर लिक्विड, दिस इज अ लिक्विड। ठीक है, दिस इज अ लिक्विड। तो लिक्विड के, है ना, लिक्विड के सरफेस के अंदर, यहां पर लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको बोल रहे हैं भाई तू मेरे साथ रह, कहीं और मत जा। दैट इज कॉल्ड कोहेशन। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कोहेशन है। तो जितना ज्यादा कोहेशन का प्रॉपर्टी होगा, फ्लूइड अपने आप में ही सिमटने की टेंडेंसी रखेगा। बात समझ में आ रही है? समझ आ रही बात? तो जितना ज्यादा हम लोगों का कोहेशन होगा, फ्लूइड अपने आप में ही सिमट करके रहना चाहेगा। जितना ज्यादा एडहेशन का प्रॉपर्टी होगा, फ्लूइड उतना ही ज्यादा किसी भी सॉलिड सरफेस से अट्रैक्ट होगा और सॉलिड सरफेस से चिपकने की कोशिश करेगा। यहीं पर फिर अब अगला सवाल पैदा होता है, विच इज कॉल्ड वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ठीक है, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो वेटिंग लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो सॉलिड सरफेस को गीला करेगा। नॉन वेटिंग लिक्विड मतलब जो सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करेगा। समझ आ रही बात? तो वेटिंग लिक्विड समझ आया, नॉन वेटिंग लिक्विड समझ आया? कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से। हाँ, सो वेटिंग लिक्विड क्या होता है? जो वेट करता है, गीला करता है सॉलिड सरफेस को। वेटिंग मतलब इट वेट्स द सॉलिड सरफेस। ठीक है, सॉलिड सरफेस को गीला करता है। कैसे हो सकता है भाई? तो अगर मान लीजिए लिक्विड चाहे ही ना कि मुझे सॉलिड से अट्रैक्ट होना है, जैसे हम लोग किसी दीवार पर पानी फेंकते हैं, किसी दीवार पर जब पानी फेंकते हैं, पानी का पार्टिकल अगर इस पर चिपक जाएगा और यहां पर चिपका हुआ रहेगा, ऐसा इसके ऊपर जमा हो जाएगा, इस पर कैसे कलेक्ट हो जाएगा, फिर जब आप इसको टच करोगे तो आपको पानी के पार्टिकल्स महसूस होंगे, आप बोलोगे कि दीवार गीली है। समझ आई बात? तो अगर किसी चीज, किसी सरफेस पर लिक्विड के ड्रॉप कलेक्ट ही ना हो, उस पर ठहरे ही ना, तो कभी भी वो सरफेस आपको वेट फील होगा क्या? कभी भी फील नहीं होगा वैसा। आई बात समझ में? तो वेटिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि अगर लिक्विड पार्टिकल आपकी सॉलिड बाउंड्री के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर चिपक रहे हैं, उस पर कलेक्ट हो रहे हैं, सो व्हेन एवर यू विल टच अ सरफेस, वो लिक्विड्स आपको फील होंगे और आप बोलोगे कि सरफेस गीला है। सो ये कब होगा? जब लिक्विड अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस। और ऐसा कब होगा? क्योंकि लिक्विड में दोनों प्रॉपर्टी है, एडेशन की प्रॉपर्टी भी होती है, कोहेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। एडेशन की प्रॉपर्टी भी होती है और कोहेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। बट अगर एडहेशन फोर्स ज्यादा है लिक्विड में, है ना, एडहेशन फोर्स जब ज्यादा है कोहेशन फोर्स से, तो वो बनता है वेटिंग लिक्विड। याद है? वेटिंग लिक्विड बोलेंगे उसको। तो हर लिक्विड गीला करे सरफेस को जरूरी नहीं है। कब करेगा? ऐसा लिक्विड जिसके अंदर एडहेशन का टेंडेंसी ज्यादा है, कोहेशन का टेंडेंसी कम है, यानी कि आपस में अपने पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का नहीं है, लेकिन दूसरे पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्ट होने का उसका टेंडेंसी ज्यादा है, तो वैसा लिक्विड कभी भी सॉलिड बाउंड्री को गीला करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है दूंगा इसका? एग्जाम्पल दूंगा भैया ग्लास और वाटर। ग्लास वाटर, तो देखना आपका जो ग्लास होता है, कभी भी पानी भरोगे वो गीला हो जाता है पानी से। पानी ग्लास को गीला इसलिए कर रहा है क्योंकि पानी जो है वो ग्लास सरफेस से अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन फोर्स वहां पर, एडहेशन फोर्स है वो ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही नॉन वेटिंग की जब बात करोगे तो नॉन वेटिंग जो है डज नॉट वेट्स, है ना, सॉलिड सरफेस। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा तब पॉसिबल है जब ये आपस में एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करें, ये एक दूसरे को समेट करके रख रहे हैं,
कोहेशन फोर्स जो है वो काफी ज्यादा है एडहेशन फोर्स से, तो जो लिक्विड है वो आपस में ही काफी अट्रैक्टेड फील करेगा, वो सॉलिड सरफेस से उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर कोई जा भी रहा है, अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है उस तरफ, अट्रैक्शन फील हो रहा है, कम है फील हो रहा है, लेकिन बट इधर से यानी कि उसके खुद के मेंबर्स के तरफ से, सिमिलर पार्टिकल्स के तरफ से, लिक्विड के पार्टिकल्स के तरफ से उसको इतना अट्रैक्शन फील होगा कि वो ना वापस आ जाएगा, समझ गए, तो यहीं रह जाएगा, वो उससे जाके अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो यहां पर कोहेशन फोर्स काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन वेटिंग लिक्विड हो जाएगा। समझ आ गई बात, नॉन वेटिंग लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास मरकरी और ग्लास, Hg यानी मरकरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग ऐसा टेस्ट अगर करें या हम लोग किसी चीज को देखें तो देख करके कैसे बता सकते हैं कि यहाँ वेटिंग वाला केस है या नॉन वेटिंग वाला केस है। तो यहां पर आता है आपका कॉन्सेप्ट जिसमें हम यूज करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट का। किसका यूज करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट का। तो जैसे मान लीजिए ये सरफेस है सॉलिड का, दिस इज द सॉलिड सरफेस, दिस इज द सॉलिड सरफेस। नाउ मैं एक ऐसा लिक्विड डाला जो इसमें कुछ इस प्रकार से जमा हो गया, है ना, कुछ इस प्रकार से जमा हो गया, एक ड्रॉप ऐसा, एक दो ड्रॉप में ऐसा डाला, पानी की बूंद ही समझ लीजिए, मैं डाल दिया सॉलिड सरफेस तो पानी देखना ऐसा टाइप का कुछ शेप ले लिया। तो ऐसा ले लिया, देखो, तो दिस इज द वेट सरफेस, ये वाला जो सरफेस है वो वेट है ना, दिस इज द वेट सरफेस। या इसको वेट सरफेस नहीं भी बोल सकता मैं, या ऐसे बोलो, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस इज द बेसिकली यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेस है। अभी वो गीला हुआ है कि नहीं, वो तो अगर लिक्विड हटा दिया, मैं ऐसे पलटी कर दिया इसको, इस प्लेट, जैसे प्लेट में पानी गिराया 2 बूंद, प्लेट को ऐसा पलटी कर दिया तो जो ड्रॉप था वो तो नीचे गिर गया, लेकिन कुछ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल टिप चिपक के रह गया, मतलब जो सरफेस था वो गीला हो गया। तो अभी इसलिए मैंने वो वेटिंग वर्ड हटा दिया, समझ गए ना, वेटिंग वर्ड सर ने क्यों होता है, कोई हटाया क्योंकि ये तो ऐसा रखा हुआ है सरफेस, तो ग्रेविटी के कारण, है ना, एडहेशन फोर्स वगैरह हो मत हो, लेकिन ग्रेविटी के कारण ये लिक्विड तो वहां सेटल हो गई होगा, तो गीला हो रहा है कि नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, बोलो इसको पलट दो। जैसे इसको प्लेट को आप पलटोगे, ये पानी की बूंद का क्या होगा, पानी का बूंद नीचे गिर जाएगा। अब आप देखो जहां पर वो पानी की बूंद थी वहां पर अगर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे पानी के अगर कण जमा है तो यानी कि सरफेस गीला है। ठीक है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। खैर, हम लोग देख के कैसे बताएं सर अब इसको, तो ये है आपका कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस, और जो सिरे दिख रहे हैं ये आपके पास है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये जो लिक्विड का सरफेस है इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना, दिस इज अ टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का एंगल आप मेजर करोगे, तो ये जो एंगल है थीटा, इसको मैंने मेजर किया, थीटा जो है वो एक्यूट एंगल निकल रहा है, लेस देन 90 डिग्री, है ना, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण निकल रहा है, एक्यूट एंगल। तो भाई ये क्या है, दिस इज वेटिंग लिक्विड, ये पूरा वेटिंग लिक्विड के अंतर्गत आता है। तो वेटिंग लिक्विड जब भी होगा तो एक्यूट एंगल मिलेगा। वहीं जब मैं नॉन वेटिंग की बात कर रहा हूं, वहीं जब मैं नॉन वेटिंग की बात कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है बार बार, है ना, वहीं जब मैं नॉन वेटिंग की बात करूंगा तो आप देखोगे नॉन वेटिंग के लिए कैसा है सीन। नॉन वेटिंग के लिए जब आप सेम यही सिचुएशन करोगे तो कुछ इस प्रकार से कलेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्टैक्ट एरिया या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट समझ लो, दिस इज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, एंड ये क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहां पर आप ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करो इस सरफेस को छूते हुए, तो आप देखोगे अधिक कोण बन रहा है, एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो जब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो ये क्या है, दिस इज नॉन वेटिंग लिक्विड। ठीक है, दिस इज नॉन वेटिंग लिक्विड। सेम चीज अगर आप ट्यूब एक्सेट्रा में देखना चाहोगे तो ट्यूब्स में भी वैसा ही कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप ट्यूब्स में देखोगे तो किसी भी देखना, जैसे आप कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो, उसमें कुछ लिक्विड रहता है, ड्रॉप वाटर ड्रॉप रहता है, तो उसमें देखना पानी का सरफेस ऐसा दबा हुआ आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस आपको देखने को मिलता है, ऐसा पानी का सरफेस ऐसा दबा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, यहां पर लिक्विड का, और ये ट्यूब क्या है, ट्यूब सॉलिड है, दिस इज द टेस्ट ट्यूब या सिंपली ट्यूब बोल सकते हो। यहां पर क्या भरा हुआ है, ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड का ऐसा सरफेस है, ठीक है, जो कि कैसा है, ऐसा दबा हुआ है, तो इसको बोल रहा हूं कॉनकेव सरफेस। दबा हुआ दिखेगा तो कॉनकेव, फूला हुआ दिखेगा तो कॉन्वेक्स बोलूंगा। अभी कॉनकेव को समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है,
जैसा कि यहां पर ड्रॉपलेट के साथ हुआ था, वैसे ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और ये आपका लिक्विड का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इस पे आप लोग, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, अगेन यू कैन सी थीटा इज लेस देन 90, तो ये क्या है, दिस इज वेटिंग लिक्विड। इस चीज को बोलते हैं बेटा, जब ऐसा कॉन्केव सरफेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। कॉन्केव सरफेस बन रहा है मेनिस्कस, वैसे ही कॉन्वेक्स भी बनता है मेनिस्कस। तो मेनिस्कस कॉन्केव है, मेनिस्कस अगर कॉन्केव है तो वेटिंग लिक्विड है, पहचान लेना। सेम अगर आप किसी नॉन वेटिंग लिक्विड को ट्यूब में डाल दो, ठीक है, नॉन वेटिंग लिक्विड को आप ऐसे ट्यूब में डालोगे तो ये सरफेस ऐसा फूल जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो ये सरफेस कैसा है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सरफेस है, विच इज कॉल्ड एज मेनिस्कस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस दिख रहा है, आप देखेंगे दिस इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ट्यूब के साथ जो कांटेक्ट हो रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी, एंड दिस इज द टेंजेंट। और आप यहां से एंगल नापोगे, सो दिस इज थीटा, तो थीटा आप लोग को मोर देन 90 मिल रहा है, सो दिस इज नॉन वेटिंग, दिस इज नॉन वेटिंग लिक्विड। समझ आ रहा है सभी को क्या? बढ़िया टाइप से एक बार कमेंट कर देंगे यार। यस, ओके, क्लियर है? क्लियर है, चलिए। ठीक, बढ़िया, है ना। तो यहां पर तक आपका होता है। नेक्स्ट आपका आता है इसी सीरीज में, आगे आता है आपके पास सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आ जाता है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ओके। तो सरफेस टेंशन में क्या होता है, देखो, जो आपका टॉप सरफेस है किसी भी लिक्विड का, ठीक है, वो एक स्ट्रेच्ड फिल्म की तरह बिहेव करता है, ठीक है। टॉप सरफेस, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड behaves as a stretched film, ठीक है, फिल्म। दिस behavior is called surface tension। जो टॉप सरफेस होता है वो एक स्ट्रेस्ड फिल्म की तरह बिहेव करता है, इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। अब ऐसा होता क्यों है समझेंगे। यहाँ पर जो अंदर पार्टिकल मौजूद है, जो फ्लूइड पार्टिकल अंदर मौजूद है, इसको सभी डायरेक्शन से अट्रैक्शन फील हो रहा है ना। यहाँ पर वाले को भी हो रहा है, सभी डायरेक्शन से इसको अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा है। लेकिन जो फ्री सरफेस पे यानी कि टॉप सरफेस पे है ना, दिस इज कॉल्ड द फ्री सरफेस, है ना, इसके ऊपर कोई सरफेस नहीं होती है ना। बेसिकली इसको आप टॉप सरफेस बोलते हैं, उसको टेक्निकली फ्री सरफेस बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सरफेस नहीं होती, दिस इज फ्री, है ना। फ्री केसेस से वो भी आ जाएंगे, जब समझ आ जाएगा आपको, जब हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि फ्री किस चीज से, जब स्ट्रेस और प्रेशर पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। तो फ्री सरफेस, तो फिर सबसे जो टॉप वाला सरफेस है, तो इस सरफेस पे जो फ्लूइड पार्टिकल है, इसके ऊपर तो कोई दूसरा लेयर है ही नहीं, इसके ऊपर और लिक्विड तो है ही नहीं, तो इसके नीचे जो जो लिक्विड है सारे इसके नीचे ही हैं या इसके जस्ट आजू बाजू में है। तो इसको नीचे की तरफ से तो अट्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ एक तरफ है। इसका अगर आप लोग रिजल्टेंट निकालोगे तो ये मोटा मोटी ऐसा नीचे की तरफ एक इसमें रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। दिस इज नॉट फीलिंग फोर्स,
फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, तो ये नीचे की तरफ खिंचाता है ना। ये चीज सारे पार्टिकल के साथ होती है, तो ऊपर की जो फिल्म है वो कुछ इस तरह से खिंच जाती है ना। और इसके कारण जैसे कि आप धनुष को खींचते हो, उसके तार उसके उसके धनुष के जो तार होती है, उसकी प्रत्यंचा बोलते हैं उसको, जब आप खींचते हो तो वहां पर वो तन जाता है। सेम वैसी ये जो धागा है इसको आप खींच रहे हो तो इसमें टेंशन इंक्रीज हो जाता है, जो सरफेस है इसमें टेंशन इंक्रीज हो जाता है इसके कारण। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का कारण क्या है कि फ्री सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन सॉरी जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे वो बैलेंस्ड नहीं थे, है ना। दे आर नॉट फीलिंग अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, सो दैट्स व्हाई, क्योंकि ओनली नीचे की तरफ से उनको फोर्स फील हो रहा है, सो दैट इज व्हाई द टॉप फिल्म, द फ्री सरफेस इज फीलिंग सम टेंशन, क्योंकि उनको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है तो ये स्ट्रेच हो रहा है। आप देखेंगे इस वाले का जो लंबाई है वो ऊपर वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो कुछ स्ट्रेच हुआ है, कुछ खिंचाव इसमें हुआ है, विच इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का ये डेफिनेशन हो गया, और एक रीजन भी हो गया कि भाई रीजन क्या है, ये तो समझ आ गया कि जो टॉप सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड फिल्म की तरह होती है, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो टॉप सरफेस है उस पे मौजूद जो पार्टिकल्स है वो बैलेंस्ड फोर्स पे नहीं है, उनको सिर्फ नीचे से फोर्स मिल रहा है, तो ये सभी नीचे की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और जब नीचे की तरफ खींचते हैं तो पूरा ऊपर का जो फ्री सरफेस है वो इस तरह नीचे की तरफ खींचने लग जाता है, एंड हैंस टेंशन क्रिएट होता है, विच इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। ठीक है, नाउ सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे मेजर किया जाता है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस। मान लीजिए ये फ्री सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है। सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन ए बी, ऐसा ए बी में लाइन ड्रॉ किया इस सरफेस के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? ऐसा टेंशन ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो एफ फोर्स लग रहा है, तो इस लाइन के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, और इस लाइन की लेंथ एल है। ठीक है, तो समझना एल लेंथ के ऊपर कितना फोर्स फील हो रहा है? एफ फोर्स फील हो रहा है। पूरा टेंशन लगा हुआ है ना, फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया, इस लाइन की लंबाई एल है, तो कुल जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो एफ है। तो एल लेंथ के ऊपर एफ फोर्स हो रहा था, तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द फ्री सरफेस, ऑन द फ्री सरफेस। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? एफ बाई एल होगा। समझ गए? एफ बाई एल होगा। बात समझ में आ गई? दिस इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो कहां की बात हो रही है? सरफेस की बात हो, तो सरफेस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ जब आप निकालते हो कि सरफेस पर एक यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द लिक्विड। ठीक है, ओके। नाउ तो जब सरफेस टेंशन, जब फोर्स लग रहा है बेसिकली, तो ये सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस टेंशन ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन क्या करता है? याद रखना, सरफेस टेंशन ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को कम करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना कम वो सरफेस एरिया बनाने की टेंडेंसी रखेगा। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है ना। सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है, बात याद रहेगी, सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है। दिस इज द रीजन वाई स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर ऑफ स्फेरिकल शेप। तो जैसे आप कभी भी पानी की छोटी छोटी बूंदे अगर आप लोग यहां पर डालो कभी भी, ठीक है, तो पानी की जो भी छोटी छोटी बूंदे होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैं पानी की अगर छोटी छोटी बूंद निकाल रहा हूं, दीज आर द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑलवेज ऑफ स्फेरिकल शेप। व्हाई? क्योंकि क्या करता है सरफेस टेंशन? सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर एनी गिवन वॉल्यूम, किसी भी दी हुई मात्रा के लिए, किसी भी दी हुई मात्रा के लिए, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर फॉर एनी गिवन वॉल्यूम, एनी गिवन वॉल्यूम, ओके, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज smallest has smallest surface
एरिया, इसका सरफेस एरिया ना स्मॉलेस्ट होता है किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए। और सरफेस टेंशन चाहता क्या है? सरफेस टेंशन चाहता है कि मैं सरफेस एरिया कम से कम कर दूं। तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि शेप स्फेरिकल अचीव ना हो जाए। जैसे ही स्फेरिकल शेप अचीव हो गया, जैसे ही उसने ड्रॉपलेट का शेप स्फीयर बना दिया, वो तो मिनिमम सरफेस एरिया अचीव कर लिया और उसका काम ही था, वो चाहता ही था कि सरफेस एरिया मिनिमाइज हो। सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन ड्यू टू द सरफेस टेंशन विच ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, वाटर ड्रॉपलेट्स का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। क्वेश्चन आ चुका है, ए लेवल में भी आ चुका है, जेई लेवल में भी आ चुका है कि छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं। कारण है उसका सरफेस टेंशन। सो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑफ स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑफ स्फेरिकल शेप, ओके, ड्यू टू क्या? सरफेस टेंशन भाई, सरफेस टेंशन। एक और चीज, वैसे ही आप सोप बबल देखोगे तो जो साबुन के बुलबुले होते हैं जो ठीक ठाक साइज के होते हैं, एकदम ज्यादा बड़े वाले देखोगे तो वो थोड़ा सा किसी एक तरफ बल्ज भी हो जाता है, किसी एक तरफ फूल जाता है, या कंपाउंड बबल बन जाते हैं, दो तीन बबल आपस में मिल जाते हैं, है ना, वैसा भी हो जाता है। तो जो वहां पर भी सोप बबल है ना, सो एज सोप बबल, तो सोप बबल भी राउंड क्यों होता है? अगेन रीजन इज सरफेस टेंशन। बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है। 9:30, ठीक है, समझ आ गया सभी को? बढ़िया। सेशन को बेटा एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग फटाफट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सरफेस टेंशन। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सरफेस टेंशन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सरफेस टेंशन के, तो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, ठीक है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, ठीक है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, यानी कि इसका जो यूनिट है सरफेस एनर्जी हो जाएगा आपके पास W। जैसे कोशिश कर रहे हो, आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो जो आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द सरफेस एनर्जी, ठीक है, वर्क डन इन चेंजिंग द सरफेस एरिया इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। और उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया चेंज हुआ, तो डेल्टा ए सरफेस चेंज करने के लिए आपको, एरिया में चेंज लाने के लिए, डेल्टा इज द चेंज इन सरफेस एरिया, आपको डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, है ना। तो एक यूनिट चेंज लाने के लिए आपको कितना चेंज करना पड़ेगा? ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, यही क्या होता है आपके पास? सिग्मा होता है, डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया। समझ आई बात? वर्क डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहां से हो जाता है ये न्यूटन, ये न्यूटन मीटर, दिस इज न्यूटन मीटर, वर्क डन क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, और ये हो जाता है आपके पास मीटर स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, याद रखना, न्यूटन मीटर का आगे अर्थ निकलता है जूल, तो जूल जो होता है दैट इज नथिंग बट न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर, ठीक। तो जूल पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे इसको हम, है ना। तो जूल पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो द सरफेस टेंशन। कई बार डिफरेंट एग्जाम में, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, याद रखेंगे सभी बढ़िया टाइप से इसको। सो दिस वाज अबाउट द सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन का ये पार्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद ना सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक होता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, है ना, एक्सेस प्रेशर का मतलब है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे आप लोगों के पास एक सोप बबल है, दिस इज कॉल्ड एज अ सोप बबल, ठीक है, दिस इज अ सोप बबल, ठीक है, दिस इज अ सोप बबल, ठीक है, दिस इज अ सोप बबल, ठीक। आपके पास होता है इस तरह से वाटर ड्रॉप, है ना, वाटर का ऐसा ड्रॉप हो सकता है डियर आपके पास, वाटर ड्रॉपलेट, है ना, इस तरह से हो सकता है,
ठीक, या फिर किसी लिक्विड में एयर बबल हो सकता है। जैसे ये लिक्विड है तो ये लिक्विड में इस तरह से एक एयर बबल हो सकता है। ठीक है, ये लिक्विड है, इसमें इस तरह से एयर बबल हो सकता है ना। कोई अगर आपके पास जेट हो लिक्विड की, दिस इज द लिक्विड जेट, सिलेंड्रिकल जेट अगर आपके पास है, इस तरह से कोई पाइप है, नोजल वगैरह है, यहां से ऐसा जेट निकल रहा है लिक्विड का, है ना। तो ये 4 केसेस हैं, ये आप लोगों को याद रहने चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे। एक्सेस प्रेशर अब क्या होता है ना। 4 केसेस में हम लोग एक्सेस प्रेशर को स्टडी करते हैं, सोप बबल के केस में, वाटर ड्रॉप के केस में, एयर बबल के केस में, और लिक्विड जेट के केस में, या सिलेंड्रिकल लिक्विड जेट भी बोलेंगे। मैं लिक्विड जेट बस बोलता हूं, आप चाहो तो सिलेंड्रिकल लिक्विड जेट बोल सकते हो। तो इसमें इनसाइड में कुछ प्रेशर होगा पीआई, है ना, और इसके आउटसाइड में कुछ प्रेशर होगा पीओ, है ना। तो जो आउटसाइड प्रेशर, जो इनसाइड प्रेशर, इनके बीच जो डिफरेंस है ना, जो आपके पास अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए बाहर के प्रेशर से, इस प्रकार से ना। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। तो डेल्टा पी क्या हो गया आपका, पी आई माइनस पीओ, इस तरह से। सो एक्सेस प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो जो बबल है, जो वाटर ड्रॉपलेट है या जेट है, इनके अंदर जो प्रेशर है और इनके बाहर जो प्रेशर है, इस प्रेशर का डिफरेंस कहलाता है एक्सेस प्रेशर। अब ये एक्सेस प्रेशर जैसे बढ़ते जाएगा, है ना, तो ये अंदर और बाहर का प्रेशर जो है वो डिफरेंस जो है बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब आपके फुग्गा फुलाने से, सोप बबल बनाने से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर तो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन ओनली कंट्रोल द इनसाइड प्रेशर्स। तो इनसाइड प्रेशर इज इन योर कंट्रोल। अब आप अगर इनसाइड प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो बेसिकली दोनों का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। तो आप अधिक से अधिक कितना बढ़ा सकते हो, अगर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर दे दूंगा तो सोप का बबल है, जो बुलबुला है वो फट जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बर्स्ट हो जाएगा, ये बबल भी फट जाएगा, ये जेट ऐसे पूरी बिखर जाएगी, ऐसे स्मूथ जेट नहीं रहेगी, है ना। प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा से ज्यादा हो गया तो ये सटीक सरफेस है वो सटीक सरफेस नहीं रहेगा, ये एक परफेक्ट सरफेस नहीं रहेगा, ये सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि आप जब ये कर रहे हो तो सरफेस को आपस में तान के जो तनाव पैदा होगा, समझना, आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो ये प्रेशर इस तरह से सरफेस को बाहर की तरफ ढकेलेगा, ये बाहर की तरफ इसको ढकेलना चाहेगा। ठीक है, सरफेस को ऐसा बड़ा करना चाहेगा, और सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, सिकोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा समझना कि ये जो है एफर्ट है, और जो सरफेस टेंशन है वो प्रतिरोध है। ठीक है, सहने की क्षमता है। तो अगर बहुत ज्यादा ये वैल्यू हो गई, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गई, तो जो हमारा सरफेस है, सरफेस टेंशन जो वहां पर आ रहा है, वो इसको अपोज नहीं कर पाएगा, इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। आसान भाषा में करूं तो सरफेस इसको सह नहीं पाएगा, सरफेस इसको सह नहीं पाएगा इतने प्रेशर को, और सरफेस टेंशन से ज्यादा आप लोग प्रेशर फोर्स जो है लगा दोगे, है ना। और ये क्या करेगा भाई साहब, फिर जो है सरफेस जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फूट जाएगा। तो बबल जो है वो फूट जाएगा, जो ड्रॉपलेट है वो फूट जाएगा, इस तरह से होगा। तो कितना मैं प्रेशर यहां पर रख सकता हूं वो मुझे देखना है, एक्सेस प्रेशर देखना है। तो एक्सेस प्रेशर कितना रखा जा सकता है, मान लीजिए इसका डायमीटर, इन लोग का डायमीटर डी है, इसका डायमीटर डी है ना। ठीक है, एक को देखते हैं, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। तो जब आप बबल देखते हो, जैसे आपके पास ये बबल है आप लोगों का, ठीक है, तो इसमें बबल में आपके पास दो सरफेस है, इनसाइड का और आउटसाइड का। ये इनसाइड सरफेस है, या आउटसाइड सरफेस है। ठीक है, इनसाइड सरफेस है, आउटसाइड सरफेस है, इसका डायमीटर डी है। अब मैंने इतना मोटा बना दिया, इतना मोटा तो होता नहीं है। ठीक है, इतना मोटा होता है क्या भाई साहब, नहीं होता। लिक्विड इतना मोटा होता है क्या, एनीबॉडी, यस, इतना मोटा तो होता नहीं है ना। तो डायमीटर में ऑलमोस्ट सेम है। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या आती है यहां पर, बता सकता है या कोई, दिस इज 8 सिग्मा बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी। ठीक है, दिस इज फॉर सोप बबल। जो सोप बबल है, इस वैल्यू को याद रखेंगे, निकालना भी आना चाहिए वैसे तो, है ना, बट इसको आप याद रखेंगे सोप बबल को। सोप बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 8 सिग्मा बाई डी। कैसे निकालेंगे, देखो निकालने का तरीका है, मैं इस बबल को काट करके देखूंगा इस तरह से,
ओके, तो यहाँ पर अंदर में प्रेशर लग रहा है, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, और ये इतने एरिया पे लग रहा है। इंटरनल एरिया क्या हो जाएगा, जो ये स्फेरिकल शेप का था, काटोगे उसको 20 से, तो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, इतने बीच वाले सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, समझ गए। ये इसका स्फीयर है ऐसा, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, ये डेल्टा पी। ये सर्कुलर शेप का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर। तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, तो इतना फोर्स यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर है वो लगा रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस से क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। अब सरफेस, दो सरफेस है बेटा, इंटरनल सरफेस है बबल में और एक एक्सटर्नल सरफेस है, इंटरनल सरफेस है और एक एक्सटर्नल सरफेस है। तो सरफेस टेंशन कितना है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं सरफेस की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर भी फोर्स लिखा हूं तो यहां भी फोर्स लिखूंगा। तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ है बेसिकली सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई इंटू डी। ध्यान से समझना, अगर डिटेल में समझना है तो जो इसके ऊपर एक फुल लेक्चर भी आप लोग को मिल जाएगा, मिला हुआ है, मतलब यूट्यूब चैनल पे आप लोग को ऑलरेडी कराया गया है ये जो टॉपिक है। ओके, चलो, है ना। आप देखें, यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, कुछ लोगों को शायद हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो ये जो आउटर सरफेस है, इसका जो पेरीमीटर है, ये जो आउटर एज है ना, ये यहीं पर, ये जो लेंथ है इसकी, लेंथ कितनी होगी, पाई डी, 2 पाई आर बोलते हैं ना, 2 पाई आर, वो पाई डी। ऐसी एक अंदर है और एक ऐसी बाहर भी है, वो भी पाई डी। तो इस पे सरफेस टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी, पाई डी। तो पाई डी इंटू सिग्मा कर दूंगा तो अंदर से इतना फोर्स लग रहा है, बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, सिग्मा इंटू पाई डी अगेन, ठीक है। तो ये और ये मिल करके, ये दोनों सरफेस टेंशन फोर्स मिल करके आपके जो अंदर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर फोर्स या जिसको बर्स्टिंग फोर्स बोलते हैं, उसको ये रेजिस्ट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, साम्यावस्था में, जितना आपका एफर्ट लग रहा है अंदर से, जो बर्स्टिंग फोर्स है और जितना रेजिस्टिंग फोर्स है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो आपका प्रेशर फोर्स है विच इज P इंटू π/4 d स्क्वायर, ओके, बराबर होगा सिग्मा इंटू पाई डी इंटू 2 के, है ना। इसके 2 क्यों, इंटू 2 क्यों किया, कि दो टोके, एक अंदर है और एक बाहर का है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, डी से डी स्क्वायर यहाँ कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 4 दैट इज 8, तो P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, है ना। अब देखो, याद रखना, सोप बबल में दो सरफेस था, तो 8 सिग्मा बाई डी आया। जो वाटर ड्रॉपलेट है और जो हमारा एयर बबल है, उसमें एक ही सरफेस है ना। यहां आप देखना, यहां पर क्या है, दिस इज एयर और यहां वाटर। तो देखो, एयर और वाटर के बीच में एक सरफेस, यहां पर क्या है, वाटर है, और यहां क्या है, एयर है। कितना सरफेस आया, एक सरफेस आया। यहां देखोगे आप, सोप बबल के लिए देखो, ये सोप बबल है, तो यहां पर क्या है, एयर है, यहां क्या है, सोप है, और फिर यहां पर एयर है। तो एयर और सोप के बीच में एक सरफेस, फिर सोप और एयर के बीच में दूसरा सरफेस, यहां टोटल दो सरफेस है। तो दो, एक एक, और यहां पर भी एक, यहां आपके पास लिक्विड है ना, और यहां पर एयर है, तो इनके बीच में एक सरफेस। आई बात समझ में। तो आप ध्यान दोगे तो इन ये दोनों का शेप, ये दोनों का शेप इसके साथ मिलता जुलता है, बस एक ही चीज का फर्क है, सरफेस का। तो सरफेस यहां पर एक है और यहां पर दो था, दो सरफेस में 8 सिग्मा बाई डी आया, तो एक सरफेस में कितना आएगा, तो याद रखना, फॉर वाटर ड्रॉप और एयर बबल, नाम हमेशा ना कंफ्यूज, कई बार ना हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। एयर बबल जब बोलेगा तो आएगा डेल्टा पी का अधिकतम मान जो है वो 4 सिग्मा बाई डी होगा, ठीक है। 4 सिग्मा बाई डी, आधा कर दोगे तो सोप बबल का आधा कर दो, सोप बबल का आधा कर दो, तो वो हो जाता है वाटर ड्रॉप के लिए या एयर बबल के लिए, ठीक है। कई बार इसको रेडियस के टर्म में देता है तो आधे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, पहचान नहीं पाते हैं। तो भैया डायमीटर है, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है ना। तो हो जाएगा 4 सिग्मा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर दोगे तो 2 सिग्मा बाई आर हो जाएगा, अगर रेडियस के टर्म में लिखना हो तो। क्या कोई समस्या है भाई, कोई समस्या नहीं है, चलिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब यहीं पर जेट की बात करते हैं, ठीक है। जेट की बात करेंगे तो जेट में यहां पर मैं पार्ट ले लिया जेट का, यहां से यहां तक के बीच का कोई हिस्सा ले लिया, उसकी लेंथ एल है ना।
ओके, डायमीटर इसका अगेन डी है। ओके, इसको मैं 20 से काट दूं, सिलेंडर का शेप है, ऐसा कट जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से ऐसा कट जाएगा, करेक्ट। तो यहां पर जो इसका एरिया है ये वाला, इस पे लगेगा प्रेशर, प्रेशर फोर्स लगेगा डेल्टा पी इंटू एरिया, एरिया कितना है, लेंथ इंटू डाया, है ना ये। और इसको बैलेंस करेगा हमारा सरफेस टेंशन फोर्स जो कि यहां पर लगेगा एज पे, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। ठीक है, सिग्मा इंटू एल इस तरफ से और सिग्मा इंटू एल इस तरफ से भी लगेगा। ओके, तो जाएगा 2 सिग्मा एल, तो ये कट गया। ठीक है, तो यहां से डेल्टा पी आपका आ जाएगा 2 सिग्मा बाई डी, 2 सिग्मा बाई डी। ठीक है, या फिर सिग्मा बाई आर, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल जेट, फॉर सिलेंड्रिकल जेट, है ना। चारों के चारों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। वैसे तो 8 रिजल्ट हो गए, है ना, बट 4 ही बोलूंगा क्योंकि केस 4 है। 8 रिजल्ट कैसे, एक डायमीटर के टर्म में है और एक रेडियस के टर्म में है, बिना कंफ्यूजन के आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अगर आप लोग इसका बेहतरीन फायदा उठाना चाहते हो तो। ठीक है क्या, है ना, ठीक है, समझ आ गया सभी को बढ़िया टाइप से, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास सरफेस टेंशन का। ठीक है, इसमें भी कोहेशन एडहेशन वाला ही चीज यूज होता है, कोहेशन एडहेशन के कारण। तो कभी भी याद रखना सरफेस टेंशन का रीजन क्या है। तो सरफेस टेंशन का रीजन वैसे तो मैंने काफी वास्ट समझाया हुआ है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सरफेस टेंशन का जो रीजन हम लोग को देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या देंगे, वो है कोहेशन, कोहेशन। तो सरफेस टेंशन का रीजन क्या होता है, कोहेशन होता है। जितना ज्यादा कोहेशन होगा सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा, कोहेशन का जितना कम होगा उतना कम सरफेस टेंशन होगा। इसी से मिलता जुलता, इसी कड़ी में आगे जाता है एक और प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है, कैपिलैरिटी वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण एक लिक्विड किसी थिन पाइप में अपने आप ऊपर चढ़ता है या तो अपने आप नीचे जाने लग जाता है। ठीक है, टू राइज और फॉल इनसाइड अ थिन ट्यूब। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिलरी। तो जब आप क्या करो, किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड में अगर आप ऐसा एक पतली सी ट्यूब इंसर्ट करो और लिक्विड उसमें अपने आप चढ़ने लग जाए, ठीक है, बिना कोई सक्शन क्रिएट करे, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइस। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी लिक्विड में एक थिन ट्यूब को ऐसा इंसर्ट करो किसी लिक्विड में और लिक्विड अपने आप ऐसा दबने लग जाए, नीचे की तरफ जाने लग जाए, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें बोलते हैं हम कैपिलरी डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी, ओके, डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, कैपिलरी डिप्रेशन। तो कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी डिप्रेशन, ये दो चीजें होती हैं। याद रखना कैपिलरी राइज किसके लिए मिलता है, ये मिलता है आपके पास वेटिंग, वेटिंग लिक्विड के लिए। ठीक है, वेटिंग लिक्विड के लिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए होगा ग्लास वाटर, है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। ये मिलेगा आप लोगों को नॉन वेटिंग के लिए। ठीक है, एग्जांपल मरकरी ग्लास, मरकरी और ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए थीटा जो होता है ना, थीटा 128 डिग्री से 132 डिग्री के बीच का लिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को मिलता है कैपिलरी राइज। तो किसी ट्यूब को इंसर्ट करने पे लिक्विड अपने आप चढ़ने लग जाए तो कैपिलरी राइज बोलते हैं। ट्यूब को इंसर्ट करने पर ट्यूब लिक्विड अपने आप नीचे जाने लग जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी डिप्रेशन। कैपिलरी राइज, क्योंकि कैपिलरी राइज वेटिंग लिक्विड के लिए मिल रहा है तो यहां ऊपर का सरफेस कैसा होगा, ये कॉनकेव होगा। मैंने भी बताया है वेटिंग के लिए कॉनकेव होता है। मेनिस्कस, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस कॉनकेव होगा। यहां पर नॉन वेटिंग है तो यहां पर क्या होगा बेटा, कॉमेंटेटर बताएंगे सर कॉन्वेक्स होगा, है ना, कॉन्वेक्स होगा। यस, यस और नो, जल्दी कमेंट कर देंगे, बढ़िया। अरे कोई नहीं बेटा आशीष, ठीक है।
ठीक है, चलो चलो चलो। कंटिन्यू करें, हाँ। ये याद रखना, तो कैपिलरिटी ये होता है, तो अपने आप ऊपर चढ़ना या अपने आप नीचे जाना। जब कैपिलरी राइज होगा तो ये, कैपिलरी डिप्रेशन होगा तो ये। तो ये जितना ऊपर चढ़ता है इसको मैं एच बोलता हूं। कहां से नापते हैं इसको? नापते हैं फ्री सरफेस। तो कभी भी याद रखना, द कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम फ्री सरफेस। कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी डिप्रेशन कहां से नापा जाएगा? तो फ्री सरफेस से नापा जाएगा। ठीक है, अब अगर नहीं नापना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है एच, दैट इज जो आपको कैपिलरी राइज या कैपिलरी डिप्रेशन मिल रहा है, इसकी वैल्यू को नापने की जगह अगर आप निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या है? एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। ठीक है, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। बेटा हमने देखा था वेट डेंसिटी, है ना, काफी आगे आ चुके हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पर वेट डेंसिटी देखा था, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वेट डेंसिटी गामा को हम लोग मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करके भी निकाल सकते हैं, रो इंटू जी करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, रो इंटू जी करके भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई गामा इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक बार बता देंगे जल्दी कमेंट करके, सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को, है ना? ठीक है, चलिए चलिए बढ़िया चलते हैं। तो दिस वाज अबाउट कैपिलैरिटी। तो ये यहां तक का जो प्रॉपर्टी है दैट वाज रिलेटेड टू द कोहेशन एडहेशन। तो ये पूरा कोहेशन एडहेशन का इतना पूरा तस्वीर है, और उसके रिलेटेड ही सरफेस टेंशन है। फिर कैपिलरिटी वगैरह भी क्यों आती है? आपके सरफेस इसके कारण ही आती है, कोहेशन एडहेशन के कारण आती है ना। राइस कहाँ मिलता है? वेटिंग लिक्विड में। और वेटिंग जब भी बोलूंगा याद रखना, AF इज मोर देन CF। तो अगर AF इज मोर देन CF तो क्या मिलेगा? कैपिलरी राइज मिलेगा। अगर AF जो है, क्योंकि यहां पर मैं नॉन वेटिंग की बात किया, तो कैपिलरी डिप्रेशन नॉन वेटिंग में होता है, वेटिंग में नहीं होता। नॉन वेटिंग में होता है कैपिलरी डिप्रेशन। तो नॉन वेटिंग का केस भी याद रखना, CF इज मोर देन AF। तो CF इज मोर देन AF जब होगा, CF इज मोर देन AF होगा, कैपिलरी डिप्रेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। बात में समझ आ गई आप लोग को? तो ये था पूरा कैपिलरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो देखो कभी भी क्या होता है कि किसी चीज को आप जैसे जैसे मान लीजिए आप एक यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिए, ठीक है, एक पिस्टन सिलेंडर, यहां पर पिस्टन लिया। पिस्टन क्यों लिया? क्योंकि इस पे फोर्स लगाऊंगा। ये सिलेंडर है, सब तरफ से बंद है, ठीक है। इसके अंदर क्या भर दिया मैंने? इसके अंदर भर दिया मैंने गैस। ये गैस है कोई सी, ठीक है, दिस इज गैस। ओके, इसका अभी जो वॉल्यूम है वो V1 है। V1 क्या है? इसका इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको मैं नीचे लाया तो पिस्टन यहां तक आ गया। ठीक है, फिर ये जो दिख रहा है दिस इज V2। V2 क्या है? इसका फाइनल वॉल्यूम। तो आप देखिए डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास? V1 माइनस V2। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। बट टेक्निकली देखा जाए तो चेंज निकालने के लिए कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम कर रहे हैं कंप्रेशन। क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन हो रहा है। तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो लेस देन इनिशियल वॉल्यूम होगा। फाइनल वॉल्यूम लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तो कंप्रेशन होगा। तो आप चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि V2 माइनस V1 है। V2 माइनस V1 है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे 2 में से 4 माइनस कर दो तो -2 आ जाएगा। तो यहां पर ये नेगेटिव आ जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा। डेल्टा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कंप्रेशन है। तो नेगेटिव का मतलब कंप्रेशन। ठीक है, अब मैं निकालता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम था कितना था? V था, है ना, V1 था इसका वॉल्यूम। तो V1 वॉल्यूम में मैंने कितना चेंज ला दिया? डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V मैंने चेंज ला दिया। ओके, तो मैं जान सकता हूं कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोल दूंगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम में कुछ चेंज आया और उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो आप दोनों को जब डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इससे क्या पता चलता है कि कितना वॉल्यूम चेंज होता है, एक्चुअली में परसेंटेज में पता चलता है ना, परसेंटेज में, एक तरीके का फ्रैक्शन में पता चलता है। क्योंकि जैसे आप देखोगे आपके पास ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वो ज्यादा दबेगा, कम वॉल्यूम होगा कम दबेगा। तो मुझे समझ नहीं आएगा कि ये मटेरियल की बात करूं, फ्लूइड की बात करूं, समझना। अगर आपको ज्यादा हवा है, जैसे एक बहुत बड़ा बलून होगा, उसको आप बहुत ज्यादा दबा सकते हो, उसमें जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। एक लंबी तार हो, उसको ज्यादा लंबा खींचा सकता है, लेकिन अगर तार छोटी हो उसको ज्यादा लंबा, इसको इतना लंबा खींच सकते हो क्या, इतनी सी तार को इतना लंबा नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बड़ी तार होगी तो इसको इतना लंबा मैं कर दूंगा। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी चेंज इन लेंथ उतना ज्यादा कर सकता हूँ, वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम कर सकता हूँ उसमें। जब मटेरियल ज्यादा होगा तो उसमें छेड़खानी भी ज्यादा की जा सकती है, कम होगा तो कम की जा सकती है। तो बेसिकली चेंज से मैं बता नहीं सकता कि ज्यादा डिफॉर्म होता है या कम डिफॉर्म होता है। तो मुझे ना एक परसेंटेज में बात करना पड़ेगा कि 10% डिफॉर्म होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ऐसा। तो उसके लिए मेरे के काम आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मैं यहाँ बेसिकली कंपैरिजन करता हूँ कितना चेंज इन वॉल्यूम आता है गिवन वॉल्यूम में। तो मुझे पता चल जाता है, ऐसा जैसे कि आंसर आया 0.1, अगर आंसर आ गया 0.1 मतलब 10% के आसपास। तो ये जो मटेरियल है लगभग 10% कंप्रेस होता है, 10% इसमें वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होता है। तो ये चीज समझ आती है मुझे इससे, है ना। तो इतना याद रखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आप याद रखना, जब आप कंप्रेशन करोगे तो वॉल्यूम में चेंज डेल्टा वी क्या है, नेगेटिव है। तो फॉर कंप्रेशन एप्सिलॉन भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये भूलना है क्या अपने को, नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहां पर ये चेंज इन वॉल्यूम कब मिला, जब आपने ये फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स आपने यहां कम फोर्स लग रहा होगा, यहां ज्यादा, तो फोर्स की वैल्यू आपने बढ़ाई तो कंप्रेस हुआ, है ना। तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि पिस्टन का कुछ एरिया है ए, फोर्स अपॉन या एरिया, फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू हो गया आपके पास प्रेशर। जितना आपने फोर्स अप्लाई किया, पिस्टन का एरिया एपी था, डिवाइड किया, मुझे प्रेशर मिल गया। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे पिस्टन पे उतना ज्यादा प्रेशर। तो आपको जब दबाना होगा एयर को, आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर में भी चेंज आया, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी प्रेशर चेंज करता हूं, जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा। अगर आपको ज्यादा चेंज करना है प्रेशर लगा करके, ज्यादा अगर आपको ज्यादा वॉल्यूम चेंज करना है तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कम आपको चेंज करना है तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। कम अगर करना है तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जितना आप लोग वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं उतना ज्यादा प्रेशर, हैंस द चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जितना ज्यादा आप प्रेशर को चेंज करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो आपको मिलता है एक कांस्टेंट के। के को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। के इज कॉल्ड एज द बल्क मॉडुलस। के क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया, के इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है। नाउ हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर कंप्रेशन बात कर रहे हैं। फॉर कंप्रेशन एप्सिलॉन भी क्या है, नेगेटिव होता है, याद रखना। और बल्क मॉडुलस नाम क्या दिया है मैंने, जब प्रोपोर्शनैलिटी मैंने हटाई तो बल्क मॉडुलस कुछ नहीं है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हो आपको उसके जगह एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। वही कांस्टेंट जो है आपका इस केस में बल्क मॉडुलस कहला रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, वही आपका बल्क मॉडुलस कहला रहा है, ठीक है। बेटा सेशन को फटाक से लाइक करेंगे सभी लोग जो जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है। आप लोग के कमेंट देखने के लिए मुझे उधर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं उधर जाता हूँ बीच बीच में, क्योंकि इतनी दूर दृष्टि मेरी नहीं है तो पास से देखना पड़ता है आप लोग क्या कमेंट किए बीच बीच में, ठीक है। ओके, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या बोला, बल्क मॉडुलस। अब नाम में ही क्या छुपा हुआ है, मॉडुलस छुपा हुआ है। मॉडुलस याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस कभी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। आपने छोटी कक्षा में क्लास 11 12 में पढ़ा होगा मॉड ऑफ एक्स, है ना।
मॉड लगाने पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, आपको लिखना हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस एक मॉडुलस है, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब यहाँ कंप्रेशन जब डालोगे तो कब यहाँ आप कंप्रेशन की जब बात होगी तो एप्सिलॉन वी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन वी आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये अगर ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा। तो कंप्रेशन के लिए क्या लिखता हूं, बल्क मॉडुलस को माइनस ऑफ डेल्टा पी बाई एप्सिलॉन वी, ऐसा लिखता हूं। तो पहले से माइनस रख देता हूं बाहर में मैं, ठीक है, पहले से माइनस रख देता हूं। कंप्रेशन के केस में ये नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा नेगेटिव, हाँ आएगा। क्यों आएगा, अरे कंप्रेशन कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो तो एप्सिलॉन भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आपने जानबूझ के नेगेटिव पहले से बिठा के रखा है, यहां कंप्रेशन के कारण नेगेटिव आएगा तो यहां का नेगेटिव और यहां का नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा क्यों करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मॉडुलस है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा तब तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, लेकिन जब नेगेटिव रहेगा तो सामने नेगेटिव डाल देंगे। बात समझ में आ गई क्या, दिस इज अ मॉडुलस, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू फ्लूइड के लिए क्या होता है, फ्लूइड को कभी भी टेंशन में नहीं डालते, फ्लूइड में कभी भी हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, उस पर या तो कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं या तो शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कई लोग, कई महान विद्वान भी बैठे हैं यूट्यूब में, वो बोलेंगे सर टेंसल फोर्स तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो उसको वो बहुत वो सरफेस टेंशन, इट इज वेरी माइनर फोर्स। तो जो टेंशन फोर्स के सह सकता है फ्लूइड, वो सरफेस टेंशन के कारण सहता है, जो कि बहुत लिमिटेड और बहुत ही कम होता है। तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, उसने ज्यादा गर्त में जाने की आवश्यकता नहीं। जो मेन जो फोर्स है सह सकता है वो कंप्रेशन है और शियर है, एज ए इंजीनियरिंग पर्पस। बाकी फिजिक्स के हिसाब से तो टेंशन फोर्स भी सह सकता है, इंजीनियरिंग पर्पस में हम या तो उस पर कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं या तो शेयर में यूज होता है, टेंशन में कभी भी कोई फ्लूइड यूज नहीं होता, ठीक है, याद रखना। तो फॉर कंप्रेशन ये हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड में जब बात करेंगे तो लिक्विड का बल्क मॉडुलस ऑफ एनी फ्लूइड है ना, सो फॉर फ्लूइड K इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल पी बाई एप्सिलॉन वी। अब एप्सिलॉन वी का वैल्यू कैसा लिखते हैं हम लोग, ये हो जाता है डेल वी बाई वी, तो हो जाएगा माइनस वी डेल पी बाई डेल वी। डिफरेंशियल फॉर्म में इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी डी पी बाई डी वी। सो ये है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन है डायमेंशनलेस होगा, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस बेसिकली बता रहे हैं कि आपका फ्लूइड कितना स्टिफ है, उसको दबाना कितना मुश्किल है। बल्क मॉडुलस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, सब्सटेंस उतना ज्यादा कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, उसको कंप्रेस करना उतना मुश्किल होगा। कंप्रेसिबिलिटी ठीक उल्टा बोलती है, कंप्रेस करना कितना आसान होगा ये पता चलता है कंप्रेसिबिलिटी से, और कंप्रेस करना कितना डिफिकल्ट होगा ये पता चलता है बल्क मॉडुलस से। तो जिसको कंप्रेस करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होगा, यानी कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के की वैल्यू इनफाइनाइट हम लेते हैं, ठीक है, एकदम ज्यादा उसको कंप्रेस नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या बताता है कि कंप्रेशन करना कितना डिफिकल्ट है, कंप्रेशन को कितना ये रेजिस्ट करता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ठीक उल्टा बात करती है, ये बोलती है कि इसको कंप्रेस करना कितना आसान है। तो कंप्रेसिबिलिटी मींस ईज विथ कंप्रेशन, कंप्रेस करना कितना इजी है, तो ये उल्टा है। तो ये होता है 1 बाई बल्क मॉडुलस, इसको बीटा से शो करते हैं, 1 बाई बल्क मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है, माइनस डीवी बाई वी डी पी, ये हो जाता है आपके पास बल्क मॉडुलस, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉरी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी फॉर इनकंप्रेसिबल, फ्लूइड जो होगा, ठीक है, बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बीटा अगर जीरो है तो उसको इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में बोल देता हूं, ठीक है। चलिए, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी है ना, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, ठीक है, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। ध्यान से देखेंगे बेटा, वेपर प्रेशर क्या होता है,
ठीक है, अगर कोई लिक्विड कहीं आप कलेक्ट करके रख दो, जैसे ये लिक्विड है, ये लिक्विड आप कहीं पर रख दो तो क्या होता रहता है, एट एनी टेम्परेचर इसमें इवापोरेशन होता रहता है ना। तो यहां सरफेस से क्या होता रहता है, सरफेस से इवापोरेशन होता रहता है, इवापोरेशन एट सरफेस, सरफेस पे इवापोरेशन हो रहा होता है। कैसे, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं ये नीचे के लिक्विड से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ये हीट ले रहा है यहां से, हीट फ्रॉम बिलो, है ना, ये हीट यहाँ के पॉइंट से ऐसे हीट ले रहा होगा, अड़ोस पड़ोस से नीचे लेवल से ऐसा हीट लेगा, है ना, और ये क्या कर जाएगा, सरफेस को छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है, ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऊपर मंडराने लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब ये जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये वेपर के फॉर्म में मंडराते रहेगा ऐसा, ठीक है। अब जब ये सरफेस से टकराएगा, अब तो मंडरा रहा है, गैस के फॉर्म में चला गया ना, वेपर मतलब गैसियस स्टेट। अब रैंडम मोशन होता है गैसेस में, आपको पता होगा। अब ये मूव करते करते जब सरफेस पे टकराएगा ना तो सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। खासकर लिक्विड की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर लिक्विड्स में हम लोग बात करते हैं, गैस पे तो कोई बात ही नहीं है ना। तो लिक्विड के वेपर, लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, है ना। सो प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर जब आप लोगों का, है ना, वेपर प्रेशर क्या होता है देखो, तो ये वेपर प्रेशर समझ आ गया। नाउ लिक्विड में कोई पॉइंट लो, लेट से पॉइंट ए है, इसका प्रेशर है पीए। तो अगर लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, अगर लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर जो है, प्रेशर एट पॉइंट, प्रेशर एट पॉइंट बिलो वेपर प्रेशर चला जाए, बिलो वेपर प्रेशर चला जाए, है ना, तो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड टू क्या कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्शन हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन, है ना। यानी कि यहां का जो लिक्विड है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ये एरिया घेर दिया मैंने, इस पॉइंट पर लिक्विड होगा कुछ, तो जो लिक्विड था, इतना जो लिक्विड था इस जगह में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कभी भी याद रखना, लिक्विड का प्रेशर अगर लिक्विड के वेपर प्रेशर से बिलो चला गया तो उसी समय उस बिंदु पर जितना भी लिक्विड है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये घटना घटी है, प्रेशर बिलो वेपर प्रेशर हुआ है, जिस पॉइंट पर प्रेशर बिलो वेपर प्रेशर गया है, उस पॉइंट पर आप देखोगे कि जो लिक्विड था उस पॉइंट पर मौजूद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइजेशन वहां पर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट समझ आया आपको, बातें समझ में आई? ठीक है, यस और नो कमेंट कर देंगे सभी। ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया, ठीक। तो इसी से क्रिएट होता है कैविटेशन, है ना, कैविटेशन। तो कैविटेशन से में क्या होता है, जैसे कोई इंपेलर प्रोपेलर ऐसा मूव कर रहा होता है ना, तो किसी पंप में, है ना, जैसे पंप में, पंप की बात करें, दिस इज द इंपेलर। तो यहां पर क्या होता है, किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर जो है वो बिलो वेपर प्रेशर हो जाता है तो यहां का लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये वेपर बबल, दिस इज अ वेपर बबल, इस बबल के अंदर क्या है, बबल बन गया, इस बबल के अंदर वेपर है, और जब ये तेजी से टकराता है इस तेजी से घूमते हुए ब्लेड से या इंपेलर से, तो ये बार बार सरफेस को डैमेज करने की कोशिश करता है। तो ये जो वेपर बबल है, जब हाई स्पीड से घूम रहे इंपेलर से टकराता है
तो उसके ऊपर बर्स्ट होता है। तो जब बबल फटता है तो एक तो ये आवाज क्रिएट करता है, और जब ये फटता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करता है सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है, वेपर बबल जब बर्स्ट होता है बेटा, BRUST बर्स्ट होता है, और वेपर बबल क्या होता है, बर्स्ट होता है। ठीक है, स्टेप्स याद रखना, पंप चला, पंप का इंपेलर घुमा, किसी पॉइंट का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया। जैसे ही किसी पॉइंट का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, वहां पर क्या बन गया, वेपर बबल बन गया। वेपर बबल बर्स्ट हो गया, फूट गया। जैसे ही फूटा तो ये फोर्स अप्लाई किया इंपेलर के ब्लेड, ये इंपेलर पे या ब्लेड कह लो, इसके सरफेस पे, इससे क्या हुआ, इरोशन हुआ एंड नॉइस क्रिएट हुआ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी प्रॉपर्टी, इसी बिहेवियर को हम कैविटेशन कहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो हमको कैविटेशन को अवॉइड करना होता है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी सारी समझ आ गई सभी को। इसके बाद आता है आपके पास ओके विस्कोसिटी, म्यू एंड काइनेमैटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी एंड सिंपली बोलूं तो विस्कोसिटी, है ना, काइनेमैटिक विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी। तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी को न्यू से शो करते हैं, और विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से शो करते हैं। तो ये विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू, दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, और सिंपली इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्कोसिटी कहते हैं, है ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, क्यों होता है, वही पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इसका रीजन है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन इसका रीजन होता है। समझ आई बात। तो जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में घर्षण होता है, जिसके कारण उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है, रेजिस्टेंस का अनुभव होता है। दैट रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड द विस्कोसिटी, और कॉल्ड एज डायनेमिक विस्कोसिटी। इससे रिलेटेड जो लॉ है उसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या होता है, देखो जब आप कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के ऊपर जब आप कोई शेयर फोर्स लगाते हो, एफएस लगाते हो, तो शेयर फोर्स लगाओगे तो क्या क्रिएट होगा, शेयर स्ट्रेस क्रिएट होगा, जो कि होगा शेयर फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा समझ लो कि जैसे इसके ऊपर कोई प्लेट ऐसा रखा हुआ है, ऐसा प्लेट है, तो प्लेट को ऐसा धक्का दे रहे हो, तो प्लेट का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पानी के ऊपर रखा हुआ है ना, इसके ऊपर इसका एरिया ए है, तो शेयर फोर्स अपॉन एरिया, तो इस पर शेयर स्ट्रेस आ गया। ठीक है, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। अब ये जो है सारे जो फ्लूइड के लेयर है आपस में कनेक्टेड है, तो इसको अनुभव हुआ तो कुछ इसको भी होगा, कुछ इसको भी अनुभव होगा, इसको भी होगा। तो सारे लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, नीचे वाला मूव नहीं कर रहा है ना, यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से फ्लूइड के ऊपर जब आप लोग शेयर फोर्स लगाते हो उसमें शेयर स्ट्रेस पैदा होता है, और इस दौरान फ्लूइड जो है वो मूव करने लग जाता है ना। फ्लूइड जब मूव करता है, ठीक है, फ्लूइड जब मूव करता है तो उसमें शियर स्ट्रेन पैदा होता है। क्या होता है, शियर स्ट्रेन। आप शियर फोर्स लगाओगे, शियर स्ट्रेस आएगा तो शियर स्ट्रेन आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। जब आप शियर फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन भी आता है। अब आपने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन भी आएगा, लेकिन यहां पर डिफॉर्मेशन होता ही चला जाता है। एक एक सर्टेन डिफॉर्मेशन नहीं होता। पानी को एक बार आप फोर्स लगा दिए, उसके ऊपर लिक्विड का एक बार फोर्स लगा दिए, शेयर फोर्स लगा दिए, तो वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देता है। पहला स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, लगातार डिफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो जो उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, जिस रेट से वो डिफॉर्म हो रहा है, समझना। ठीक है, यहां पर आपका जैसे फ्लूइड, ये फ्लूइड है, देखो ये फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड का ये वाला पॉइंट था ए। ठीक है, यहां से मैं इसको मिला दिया, ओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां से मैं फ्लूइड को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं ये। इस पे जब शेयर फोर्स लगा एफएस, तो ये पॉइंट चला गया इधर। थोड़ी देर बाद ये यहां मिलेगा,
थोड़ी देर बाद ये यहाँ दिखाई देगा, तो आप देखोगे पॉइंट जो है लगातार आगे बढ़ रहा है ना। तो ये जो एंगल है इसका, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर मोशन जो उस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आप देखोगे लगातार चेंज हो रहा है ना। तो इसमें जो एंगुलर जो मूवमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो इसमें स्ट्रेन लगातार हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक छोटे टाइम इंटरवल dt में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें डी थीटा होता है, अगर बहुत छोटे समय अंतराल में यहां से यहां गया है, ये डी थीटा एंगल गया है, यहां से यहां तक आने में, है ना, डी थीटा एंगल गया, डी थीटा यानी कि यहां से यहां पॉइंट गया ये, इसमें इसको कितना समय लगा, डी थीटा में समय लगा, डी टी टाइम इंटरवल में डी थीटा मूवमेंट ये करता है ना। तो ये क्या है, इसका छोटा सा स्ट्रेन यहां से यहां, बहुत ये बहुत कम समय में हुआ है, कितना कम समय, डी टी समय में। तो एक यूनिट टाइम में कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी, इसको कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, यानी कि एक सेकंड में कितना शेयर स्ट्रेन मिलेगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन हम लोग कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये स्टेटमेंट दिमाग में छाप लो, ये एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है दैट shear stress is directly proportional to rate of shear strain, है ना। which of the following is the correct statement of Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity is given as, ऐसे करके क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा बारीक रूप से, तो आप पाओगे कि अगर नीचे की प्लेट मूव नहीं कर रही है, नीचे वाला प्लेट जो है स्टैटिक है ना, ओके, तो इसके ऊपर जो फ्लूइड होगा वो भी स्टैटिक होगा, ये इससे चिपक जाए। पहला लेयर जो फ्लूइड है, जो सॉलिड है ना, सॉलिड के जस्ट ऊपर जो फर्स्ट लेयर, वेरी फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड, है ना, फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड। तो फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड जो है वो चिपक गई है सॉलिड सरफेस के साथ, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के रिलेटिवली ऐसा सा मूव नहीं कर, जिस स्पीड से ये सरफेस है, जिस स्पीड पे ये सरफेस होगा, सॉलिड सरफेस होगा, उसी स्पीड पे मेरा पहला लेयर होगा, जिस स्पीड पे सॉलिड सरफेस होगा उसी स्पीड पर मेरा पहला लेयर होगा। इसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा एट इंटरफेस, एट इंटरफेस, जो जहां पर सॉलिड और लिक्विड का पहला सरफेस है, जहां पर दोनों कनेक्शन में है, उनमें कोई भी जो है रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर ये वाला सरफेस रुका हुआ है तो इससे जुड़ा हुआ लिक्विड रुका होगा, अगर ये वाला सरफेस चल रहा होगा तो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से इसके साथ जुड़ा हुआ पहला लेयर ऑफ फ्लूइड भी चलेगा। इसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, इसको कई लोग मैक्सवेल्स नो स्लिप कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है, नाम आपको याद रखने की खास जरूरत नहीं है, बट ठीक है, नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में कोई भी जो है वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि ऊपर मान लो कि ऊपर कोई ऐसा प्लेट चल रहा होगा, ऊपर का प्लेट v वेलोसिटी से चल रहा है, ये प्लेट जो है ये आगे, इसकी स्पीड कितनी है, ये v स्पीड से आगे जा रहा है। तो अब यहां पर का जो पहला फ्लूइड का लेयर होगा, इससे जुड़ा हुआ जो लेयर होगा, है ना, द एडजेसेंट लेयर, दिस इज द लेयर ऑफ लिक्विड एडजेसेंट टू द सॉलिड बाउंड्री, है ना, लिक्विड लेयर एडजेसेंट टू सॉलिड बाउंड्री, सॉलिड से लगा हुआ जो पहला सरफेस है ना, उसका भी वेलोसिटी कितना होगा, v के बराबर होगा। मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में कभी कोई वेलोसिटी डिफरेंस नहीं आएगा, जिस स्पीड से सॉलिड सरफेस चल रहा है उसी स्पीड से हमारा लिक्विड का फर्स्ट लेयर जो है वो भी चलेगा, ठीक है, उसी स्पीड से हमारा लिक्विड का सरफेस भी चलेगा। आई बात समझ में आप लोगों को, आई बात समझ में आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड एज द नो स्लिप कंडीशन। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, जितना वेलोसिटी सॉलिड सरफेस का है, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, जितना वेलोसिटी सॉलिड सरफेस का है। सो लेट अस प्लॉट अ ग्राफ, लेट अस प्लॉट अ ग्राफ, तो लेट अस प्लॉट अ ग्राफ, इस तरफ लिया u, ये इस तरफ मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, इस डायरेक्शन में लिया u एक्सिस और ये बन गया y एक्सिस, ठीक है। यहां पर y क्या है, 0 है, यहां पर अगर डेप्थ है h, तो इस वाले पॉइंट पे y कितना है h,
तो y इक्वल टू जीरो पे, एट y इक्वल टू जीरो पे क्या है, u इक्वल टू फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। एट y इक्वल टू h यानी कि फ्री सरफेस पे, टॉप सरफेस पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट के बराबर है, v के बराबर है। समझ आई बात? तो वेलोसिटी लगातार ऐसा चेंज होता हुआ दिख रहा है, y के वैल्यू के साथ साथ अलग अलग वैल्यू वेलोसिटी की मिल रही है। तो जीरो से बढ़ते 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 लेयर दर लेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा हूं, वाई डायरेक्शन में आगे जा रहा हूं, तो मेरा वेलोसिटी u जो है वो चेंज हो रहा है। सो u इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, u चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू y, u changes with respect to y direction, so u is basically function of y। ये जो ग्राफ आप लोगों को मिल रहा है, u आप देख रहे हो y के साथ चेंज हो रहा है, इसको आप अगर पेपर पे प्लॉट कर दो तो इसको कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। ये वेलोसिटी प्रोफाइल का इक्वेशन है और ये वेलोसिटी प्रोफाइल का ग्राफ है। तो बेसिकली वेलोसिटी u जो है वो y के साथ चेंज हो रही है, तो du बाई dy को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, है ना, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, है ना, वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी with respect to distance from solid boundary। तो सॉलिड बाउंड्री से आगे बढ़ने पर वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है ये मैं निकाला, किस रेट से चेंज हो रही है निकाला, du बाई डी वाई, इसी को क्या कहता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहता हूं। याद कर लेंगे बेटा कि जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, क्या बोला, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, गामा डॉट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसका मैथमेटिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होता है du बाई डी वाई के, है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जो है वो du बाई डी वाई के बराबर होता है। तो आप देखोगे कि इस एक्सप्रेशन को जब आप हटाए, आपका देखिए जो न्यूटन्स लॉ कहता था टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डॉट, है ना, तो इसको जब हटाता हूं तो यहां पर आता है डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्या कहता है, ये कहता है, ये कहता है that shear stress is directly proportional to rate of shear strain, shear stress is directly proportional to the rate of shear strain। ठीक है, क्या ये हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। और ये गामा डॉट का वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, डी बाई डी वाई के बराबर होता है। तो यहां से मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। यहां से जब आप म्यू का यूनिट निकालोगे, है ना, म्यू का जब आप लोग यूनिट निकालोगे, म्यू हो जाएगा टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, या फिर टाउ इंटू डी वाई, ठीक है, बाई डी यू हो जाएगा। तो जो म्यू का यूनिट आता है, म्यू का एस आई यूनिट जो आता है, म्यू का एस आई यूनिट हो जाता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल्स सेकंड बोलते हैं। वैसे ही इसका सीजीएस यूनिट आप निकाल सकते हो, सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन, है ना, सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉइस। ठीक है, पॉइस बोलते हैं। तो ये आता है 1 पॉइस इज इक्वल टू जो होता है बेसिकली, है ना, 1 पॉइस, ओके, इज 1/10 ऑफ पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड का के 10वें भाग के बराबर होता है ये। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इसको रट लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट भी। तो पास्कल सेकेंड इज यूनिट ऑफ म्यू, ठीक है, पास्कल सेकेंड। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा चेंज करोगे तो न्यूटन आपके पास क्या हो जाता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे एक चीज और, है ना, जैसे न्यूटन आप देखोगे, न्यूटन मिलता है आपको पास केजी मीटर पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये आप देखोगे, ये कहां से आया, अरे यार ध्यान दो, F इज इक्वल टू एम ए होता है, F मिला न्यूटन, है ना,
तो आया होगा एम ए से, एम होता है केजी और एक्स ए है एक्सेलरेशन विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है। अब मैं जानता हूं जो मेरा म्यू है वो लिखाता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यहां पर पुट कर देंगे, न्यूटन होता है ये, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड से सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, आ जाएगा केजी पर मीटर सेकंड। ठीक है, ऐसा भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, एंड द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद आता है बेटा लास्ट हमारा काइनेमैटिक विस्कोसिटी। काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो होता है, ओके, काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो होता है दैट इज न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और हमारे मास डेंसिटी का रेशियो होता है। ठीक है, ओके, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये हो जाता है हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है हमारे पास स्टोक। ठीक है, 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज अबाउट द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, है ना, दिस इज अबाउट द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। समझ आ गया पूरा फ्लूइड प्रॉपर्टीज? और आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई कर ली, कितने ही अच्छे से पढ़ाई कर ली। सारा का सारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज अराउंड अराउंड 2 घंटे से थोड़ा पहले ही हम लोगों ने कवर कर लिया। एक बार आप बताएंगे आप सभी लोगों को मजा आया कि नहीं? सभी लोगों को अगर समझ आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में हार्ट बना देंगे भाई, सभी लोग चमकता हुआ दिल बना देंगे सभी लोग, जल्दी से जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग एक बार हार्ट बना देंगे कि भाई दिल में उतर गया है, एकदम मजा आ गया है सर करके सभी लोग कमेंट सेक्शन में बना देंगे। यस, ठीक है, कमेंट सेक्शन में हार्ट बना देंगे कि सर दिल में उतर गया, मजा आ गया एकदम करके। ठीक है, चलिए चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमारे आगे के सेशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि आज ओरिएंटेशन में भी हमने कुछ समय दिया था, लगभग लगभग उसमें हम लोगों ने 20-25 मिनट दिया, और टॉपिक वैसे एक ठीक ठाक टॉपिक हमारा हो गया आज के सेशन में, फटाफट हम लोगों ने देख लिया, क्रैश कोर्स के फॉर्म में देख लिया। आगे से जो क्लास होगी उसमें हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे साथ में, तो टॉपिक और उसका एमसीक्यू भी साथ में हुआ करेगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर लेंगे उसमें पहले ये वाले टॉपिक का एमसीक्यू होगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, है ना, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर एंड मेजरमेंट। ठीक है, प्रेशर एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? प्रेशर, उसके बाद प्रेशर का डेफिनेशन मतलब पढ़ेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, उनमें रिलेशन, उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट पे जाएंगे, बैरोमीटर क्या होता है, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, ये सब क्या है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर के बाद हम लोग देखेंगे कि बायंसी क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी का कंडीशन, ये एक पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग एमसीक्यू, है ना। और फटाफट यार सभी लोग जो है वो जो बैच है हमारा, इस बैच के लिए सभी लोग एनरोल कर लेंगे। ठीक है, बैच के लिए सभी लोग एनरोल कर लेंगे, जो बच्चे एनरोल करेंगे इन लोगों को, हाँ देखो आप लोग का एग्जाम जो है बेटा, ठीक है, 13 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम का डेट दिया गया है 2025 का। ठीक है, अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, एफएम एचएम ये सब मिला करके मैं 25 से 30 घंटे में इंक्लूडिंग, है ना, इंक्लूडिंग, ठीक है, एमसीक्यूज मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, जिसमें कुछ फ्रेश होंगे कुछ पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, फिर आपके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, ठीक है, ये भी आपके पास 20 घंटे के आसपास में इंक्लूडिंग, ठीक है,
इंक्लूडिंग एमसीक्यू मैं करा दूंगा। ये 2 सब्जेक्ट आपके बढ़िया मैं तैयार करवा देने वाला हूं, ठीक है। तो यार ये हम लोग की सीधा, इसमें कोई खास रणनीति मैं नहीं बोलूंगा, समय क्योंकि कम है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं होगी। हमारी स्ट्रेटजी है ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भैया कवरेज पे ध्यान दो और एमसीक्यू करो। कवरेज मतलब सब्जेक्ट पूरा कवर करना है गिवन टाइम में, है ना, सब्जेक्ट पूरा कवर करना है गिवन टाइम में, और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाने, क्लास में जितने एमसीक्यू होंगे, ठीक है, और इसके बाद जितने एमसीक्यूज आपसे रखते जा रहे हैं सारे आप लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चांस होगा कि हमारा सिलेक्शन जो है वो होगा। क्या बात समझ में आ गई सभी लोगों को, है ना, बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो भाई, सभी को हैप्पी दिवाली, ठीक है। और दिवाली का जो त्योहार है आप लोग बढ़िया एंजॉय कीजिएगा, मजे के साथ पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को